अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस चला रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है क्योंकि एक्सेल आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने वाला है। एमएस एक्सेल एक ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डेटा एंट्री, कैलकुलेशंस, चार्ट्स, ग्राफ और रिपोर्ट्स आसानी से बना सकते हैं। आप नंबर गिन सकते हैं, फार्मूलाज लगाकर मुश्किल कैलकुलेशंस कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट्स को चार्ट, ग्राफ में बदलकर प्रोफेशनल अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल की बुनियादी चीज़ें, रॉज, कॉलम, सेल्स, फार्मूलाज और फंक्शंस का इस्तेमाल, डेटा को साफ और ऑर्गेनाइज करना और सबसे अहम रोज़मर्रा के कामों में एक्सेल का इस्तेमाल। तो अगर आप एक्सेल सीख लेते हैं तो ये ना सिर्फ आपके काम को तेज़ करेगा बल्कि आपकी प्रोफेशनल स्किल्स में भी इजाफा करेगा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखें और साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इंस्टॉल कर लेना है। इसमें कोई बड़ी लॉजिक नहीं है, जस्ट आपने गूगल से डाउनलोड करना है और उसको बाकी सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे तो आपके पास ये पेज नजर आएगा जिसमें सब कुछ दिया होगा। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें एमएस एक्सेल का आइकन का, जैसे ही आप इसको खोलेंगे आपको ये नजर आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है सेव का ऑप्शन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कहेंगे कि जो वर्कबुक आप काम कर रहे हैं उसको सेव करें। एक और ऑप्शन है यहाँ पे अंडो का, उसके बाद रीडो का। मतलब अगर हमसे कोई फाइल काम करते करते डिलीट हो जाती है या कोई डेटा डिलीट हो जाता है तो हम इनको यूज करके भी उनको वापस ला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। अगर हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ हम क्लिक करेंगे, हमें एक न्यू फाइल वो दे देगा। उसके बाद है चेक द स्पेलिंग ऑफ टेक्स्ट। स्पेलिंग का ऑप्शन है, अगर हमारे स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा है, गलत आ रहे हैं तो ये हमें वो भी चेक करके दे देगा। उसके बाद ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा है टूल बार का। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये देखें न्यू, सेव, स्पेलिंग, अंडो, रीडो, ये सिलेक्ट हुए खड़े हैं, इसीलिए यहाँ पे हैं। अगर हम इनमें से ओपन को सिलेक्ट कर लें, इसको हम सिलेक्ट कर लें तो ये देखें ये ऑप्शन भी हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू एंड क्विक प्रिंट ईमेल, तो इनको जिसको हम सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा, तो हमें चीज़ों को ढूंढने में आसानी होगी। अगर हम ये ओपन नहीं चाहते तो हम इसको डिसलेक्ट कर लेंगे तो ये देखें ये भी चला गया। न्यू हमें नहीं चाहिए तो इसको डिसलेक्ट करेंगे तो ये भी यहाँ से चला जाएगा। उससे नीचे आते हैं, नीचे हमें ये टैब्स मिल जाते हैं। होम हो गया, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, इनको क्या कहते हैं? टैब्स। इनमें भी बहुत सारी चीजें। अब होम को ओपन किया, इसमें ये सारी चीजें आ गई। इंसर्ट को किया, ये सारी चीजें आ गई। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इस पर वर्क करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये एक सेक्शन आ गया, इसे कहते हैं रिबन। ये जो ग्रे कलर में मतलब एक लाइन लगी हुई है, इसके बाद इसके अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। तो ये दरमियान वाला जितना भी सारा सेक्शन है इसको हम रिबन कहेंगे। उसमें हमारे पास एक ये है क्लिपबोर्ड, इसको एक ग्रुप कहते हैं, फॉन्ट का एक ग्रुप है, अलाइनमेंट का ग्रुप है, नंबर्स का ग्रुप है एंड स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, तो ये सारे ग्रुप की शक्ल में हैं। और इनके अंदर जो चीज़ें हैं, मतलब ये क्लिपबोर्ड है, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं तो इनको हम फीचर्स कहते हैं। ये क्लिपबोर्ड के फीचर्स हैं, ये फॉन्ट के फीचर्स हैं, ये अलाइनमेंट के फीचर्स हैं और ये नंबर के फीचर्स हैं। आगे इनको भी इसी तरह इनके फीचर्स कहेंगे। ऐसा नहीं है कि चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई है, कोई चीज़ कहाँ पड़ी है, कोई चीज़ कहाँ पड़ी है, तो ऐसे ढूंढने में हमें परेशानी होती है। तो इसीलिए उन्होंने हमें एक ग्रुप्स बना के, एक ग्रुप में उसके सारे फीचर्स डाल दिए, दूसरा ग्रुप बना के उसके सारे फीचर्स डाल दिए, तो इस तरह हमें ढूंढने में आसानी होती है। उससे नीचे एक और सेक्शन है जिसमें A1 लिखा हुआ है, नेम बॉक्स, और दूसरा है हमारे पास फार्मूला बार FX। इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी, उससे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो ये आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट्स की लाइन नज़र आ रही होगी और यहाँ पे नंबर्स की नज़र आ रही होगी। अब मैं फॉर एग्जांपल ए को सिलेक्ट करती हूँ। जैसे ही मैंने ए को सिलेक्ट किया ये सारा कॉलम सिलेक्ट हो गया। तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि इनको हम कॉलम कहेंगे क्योंकि ये ए का कॉलम है, इसको सिलेक्ट करेंगे। बी का कॉलम है, उसने सारे को ही सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये हमारे पास नंबर है, अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसने ये सारी रो सिलेक्ट कर ली जहाँ तक भी है। तो इन नंबर्स को क्या कहते हैं? रो, और इन अल्फ़ाबेट्स को क्या कहते हैं? कॉलम। और इन कॉलम और रो से बनने वाला बॉक्स सेल कहलाता है। सेल क्या होता है? अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं
तो ये जो हमने सेलेक्ट किया इसको सेल कहते हैं, क्योंकि ये बी कॉलम में से भी एक सिलेक्ट हुआ बॉक्स है और ये 1 की रो में से भी एक सिलेक्ट किया हुआ बॉक्स है। तो इसको क्या कहेंगे? सेल। इसको बॉक्स नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम सेल। अब यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा हुआ है, B1। B1 क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो सेल हमने सेलेक्ट किया है वो बी कॉलम में से भी है और 1 रो में से भी है। तो इसको हम क्या कहेंगे? नेम बॉक्स। मतलब ये बॉक्स का नेम है B1। उसके बाद ये आता है FX। ये बेसिकली है फार्मूला बार। मतलब यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे वो सेल्स में लिखा जाएगा। अब हमने इसको सिलेक्ट किया है और यहाँ पे लिखते हैं हम 1 2 3, कोई भी चीज भी लिख रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे लिख गया है। मतलब यहाँ पे कुछ भी हम लिखेंगे और जिस सेल को भी हम सिलेक्ट करेंगे वो चीज वहीं पर लिख दी जाएगी। तो इसे कहते हैं फार्मूला बार। तो उससे नीचे आते हैं, हमें यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। शीट क्या होती है? शीट होती है जिस पर हम काम करते हैं। अब ये आपको एक शीट नजर आ रही होगी, इस पर हम जो भी काम करेंगे ये शीट पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम मल्टीपल शीट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये एक शीट है, इस पे हमने ये काम किया है। और शीट 2 को हम जैसे ओपन करेंगे तो ये देखिए हमें एक और ब्लैंक शीट मिल गया। इस पर हम अपना दूसरा काम कर सकते हैं। शीट 3 भी है, इस पर हम तीसरा काम कर सकते हैं। जितनी भी हम शीट्स बनाना चाहें, उन पे काम करना चाहें तो एक साथ कर सकते हैं। तो शीट कैसे ऐड की जाती है? आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास एक शीट आ जाएगी, शीट 4। एक और करेंगे, ये शीट 5। मतलब जितना भी हम अपनी शीट्स को बढ़ाना चाहें, जितनी शीट्स पर काम करना चाहें तो वो हम यहाँ पे बढ़ा के कर सकते हैं, लेकिन आपने उनका नाम देते जाना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अटेंडेंस का काम है तो यहाँ पे हम लिखेंगे अटेंडेंस, और दूसरा नंबर्स मार्क्स उसका काम है तो यहाँ पे हम मार्क्स दे देंगे। इस पे क्लिक करेंगे एंड राइट क्लिक। उसके बाद ये रीनेम का ऑप्शन आता है तो यहाँ पे उसको नेम भी देंगे। इससे क्या होगा, आपको काम करने में आसानी होगी, क्योंकि ये शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 यहाँ पे शीट्स के नेम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको मुश्किल होगी कि किस शीट में कौन सा काम है। जब नेम दे देंगे तो आप आसानी से हर काम कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ राइट साइड पे चलते हैं तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार नजर आ रहे होंगे। हम अपने डॉक्यूमेंट को जितना बढ़ाते जाएंगे तो ये भी होता जाएगा। इनको स्क्रॉल बार को हमने क्लिक करके ऊपर नीचे जैसे करना है वो भी कर सकते हैं। एक नॉर्मल का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद पेज लेआउट एंड पेज ब्रेक प्रीव्यू, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये नॉर्मल वर्कशीट ही आएगी। इसको हम नॉर्मल ही रहने देंगे। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है पेज लेआउट। पेज लेआउट पे जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमें एक ये वाली शीट मिलेगी। ये क्यों है? क्योंकि अक्सर औकात हम जब एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको प्रिंट करवाने जाते हैं तो वो यहाँ से साइड से या कुछ भी इधर उधर हो जाता है या कट जाता है। तो जब हम इस पे काम करेंगे तो इससे क्या होगा, हम एक शीट को सिलेक्ट करके उसके अंदर ही काम करेंगे तो जब प्रिंट किया जाएगा तो कोई भी कट वट नहीं होगा। पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये भी उसी तरह है कि जो पेज हम कट करना चाहें तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है। मतलब हम जितना भी इसको जूम करते जाएंगे, अब अगर कम रखना चाहते हैं तो हम इसको जूम आउट करेंगे इस तरह से, ताकि हम सारा डेटा देख सकें। और अगर जूम आउट करें तो ये देखें ये बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा, हम आसानी से डेटा मैनेज कर सकते हैं। तो ये था MS एक्सेल का ओवरव्यू, जिसमें मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई हैं। आई होप आपको समझ आ गई होंगी कि किस चीज को क्या कहा जाता है। अब आते हैं हम वर्कबुक और वर्कशीट पर। ये वर्कबुक और वर्कशीट क्या है, इसका कंसेप्ट हम यहाँ से ले लेते हैं। फाइल में जाएंगे और यहाँ पे आपको रिसीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे और यहाँ पे आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्विकली एक्सेस दिस नंबर ऑफ रीसेंट वर्कबुक। तो ये वर्कबुक बेसिकली MS एक्सेल की फाइल होती है जिसमें मल्टीपल शीट्स होती है। शीट 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, जितनी भी उसमें शीट्स हों, जब हम उसको सेव करते हैं तो वो एक फाइल बन जाती है, तो उसको वर्कबुक कहते हैं। उसके बाद है वर्कशीट, शीट जिस पर हम वर्क करते हैं। अब ये एक शीट है, इस पे हम जो भी काम करेंगे उसको वर्कशीट कहेंगे। सिंगल शीट को वर्कशीट कहते हैं। MS एक्सेल में फाइल को कैसे सेव किया जाता है, मतलब हमारे पास एक फाइल बन गई, उसको सेव कैसे किया जाता है। इसके 2 तरीके हैं, एक है सेव एज और दूसरा है सेव। ये सेव एज और सेव में क्या फ़र्क है? सेव एज हम जैसे ये देखें यहाँ पे जाएंगे फाइल में तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा सेव एज, ऊपर मिलेगा सेव। तो जब हम फाइल पहली दफ़ा सेव करेंगे तो उसे सेव एज करेंगे। सेव एज जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें नेम पूछेगा और ऑप्शंस भी यहाँ पे हैं कुछ। ये देखें वेब पेज के किस फॉर्मेट में आप
यहाँ पे सेव करना चाहती है, आपने उसको जस्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद सेव कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे ये सेव तो हो गया, अब ये सेव क्या है? तो सेव ये है कि अगर हम वही फाइल दोबारा खोलें MS एक्सेल में और उस पर कुछ एडिटिंग करें, उस पर कुछ चेंजिंग करें, तो हम दोबारा सेव एज नहीं करेंगे, सेव करेंगे। वो खुद ब खुद ही हो जाएगी। जैसे आप उस पर कोई चेंजिंग करेंगे और MS एक्सेल को क्लोज करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो अगर हम उसको सेव करना चाहेंगे तो सेव पर क्लिक करेंगे और अगर नहीं करना चाहेंगे तो डोंट सेव पर करेंगे। ये देखें, यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ, ये कुछ नंबर्स दे दिए। अब जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगी तो वो हमसे ये वाला ऑप्शन पूछेगा, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड टू बुक 1। तो अगर हम इसको सेव करना चाहेंगे तो सेव, और अगर नहीं करना चाहेंगे तो डोंट सेव, इस पे क्लिक करेंगे। तो सेव इस तरह किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल को। यहाँ पर मैं आपको कुछ मूवमेंट शॉर्टकट कीज भी बताऊंगी जो कि MS एक्सेल यूज करते हुए जानना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि अगर आपके पास माउस है तो आप इजीली हर चीज कर सकते हैं। अब अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहें तो जस्ट माउस पर क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लिखना चाहें ये भी सिलेक्ट हो जाएगा इस पर, और इसको इस तरह से करना चाहें तो ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर यही काम हमें कीबोर्ड पर करना पड़े तो कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है कुछ कीज होंगी जो हमें यूज करनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको सिलेक्ट किया, अब इसमें हमने लिखना है कुछ, तो वो कैसे करेंगे? माउस के साथ तो सही है, हम यहाँ पे आके ऐसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम कीबोर्ड से करना चाहें तो कैसे करेंगे? आपने एक की प्रेस करनी है, खुद ब खुद ही हो जाएगा। कौन सी की यूज करनी है? F2 जैसे ही हम करेंगे तो ये देखिए हमारे पास कर्सर आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। बस कंप्यूटर या लैपटॉप्स में ऐसा भी होता है कि फंक्शन की और F2 को जब हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह का कर्सर आएगा, लेकिन अक्सर में F2 ही होता है। जैसे ही आप F2 की पर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये कर्सर आ जाएगा, उससे आगे हम लिख सकेंगे कुछ भी लिखना हो। अब हमने यहाँ पे कोई डेटा लिखना है, हमारे पास है भी कीबोर्ड, तो हमने क्या करना है, टैब को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास नेक्स्ट सेल सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ F2 प्रेस करेंगे और यहाँ कुछ भी लिखें वो भी कर सकते हैं। ऐसे करते जाएंगे और अपना डेटा यहाँ पे देते जाएंगे। लेकिन अगर हमने इस साइड पे आना हो और हमारा ये वाला सेलेक्ट हो सेल तो कैसे करेंगे? सिंपल शिफ्ट और टैब को आप जैसे ही प्रेस करेंगे लेफ्ट साइड सिलेक्ट होता जाएगा। ये देखें, अब यहाँ F2 करें और जो लिखना हो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये तो हो गया लेफ्ट राइट। अगर अप एंड डाउन करना हो तो कौन सी की यूज करें? अगर हमने यहाँ पे डाउन में कुछ लिखना हो तो हम सिंपल एंटर की दबाएंगे। एंटर पर क्लिक करें तो ये देखें ये नीचे हमारा आ रहा है। यहाँ पे आप कुछ लिख दें, आगे चलें, उससे आगे कुछ लिख दें तो ये देखें ये डाउन की तरफ सिलेक्ट हो रहा है। और अगर हमने अप में जाना हो तो शिफ्ट और एंटर को प्रेस करते जाएंगे तो ये देखें ये ऊपर जाता जाएगा। शिफ्ट एंटर एक बार प्रेस करेंगे तो ये एक सिलेक्ट होगा, और अगर हम इस पर प्रेस होल्ड करके बैठे रहेंगे तो ये देखिए ये सारा जहाँ तक है वहाँ तक हो जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ एक बार ही करना है क्योंकि एक सेल में हमने एक चीज़ डालनी है, तो हम जाहिर सी बात है एक बार ही प्रेस करेंगे। तो शिफ्ट एंटर और उसमें डेटा। तो आई होप आपको ये मूवमेंट शॉर्टकट कीज भी समझ में आ गई होंगी। थोड़ी सी हैं, ज़्यादा भी नहीं है। अगर आप कीबोर्ड पर काम करें तो इनको अपने दिमाग में लाजमी रखें ताकि आपको कोई आगे चल के मुश्किल ना हो। अब आते हैं डेटा एंट्री पे जो कि मेन काम है MS एक्सेल का। तो डेटा एंटर कैसे किया जाता है? फॉर एग्जांपल एक पार्टी है, उसमें कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं और पैसे भी देते हैं, तो उनका डेटा यहाँ पे हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे नंबर लिखते हैं SN, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं पार्टी पर्सन। अब यहाँ पे हम जरा की को यूज कर लेते हैं, कीबोर्ड की। टैब को प्रेस करेंगे तो ये देखें उसने राइट पे सिलेक्ट कर लिया एक्सेल। यहाँ पे लिखते हैं रुपीस, इसको जरा हम सही कर लेते हैं। इस तरह से आप इसको दूर दूर करके अपना डेटा सही तरह से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हम नेम दे देते हैं अहमद, उसने 1200 पे किए। नीचे आएंगे आयशा, उसका भी हम कुछ दे देते हैं। यहाँ पे इस्लाम, यहाँ पे नंबरिंग भी तो हमने देनी है। ये 1 सानिया अली, ये हो गया। अब एक और भी दे देते हैं आमना 4000, इसको भी जरा 4000। ओके, ये हो गया हमारा डेटा एंटर। यहाँ आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ 1 है और एक एक को सिलेक्ट करके उसमें नंबरिंग देनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आसानी से बिल्कुल हो जाए, तो हो सकता है आप इसको सिलेक्ट करेंगे और ये जो डॉट है यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, जस्ट इस पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके वहां तक लाएं जहां तक आपका डेटा है।
ये देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 1 1 आ गया, ये तो फिर हमें वही 1 2 3 ऐसे देना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है एंड फिल सीरीज पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए उन्होंने हमें बिल्कुल सही सी नंबरिंग दे दी सीरीज में। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा वक्त भी बचेगा और हमारा डेटा भी एंटर हो जाएगा। तो कोई भी बड़ा डेटा हमारे पास हो, हमने जस्ट यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करना है और फिर सीरीज पे जाके उसको नंबरिंग दे देनी है। यहाँ पे भी आपको सेल नजर आ रहे हैं, यहाँ पे तो एक था रुपीज, और भी चीजें हो सकती हैं जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके सारी चीजें दे सकते हैं। तो इस तरह से हम डेटा MS एक्सेल में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिलेक्शन, कि हम अपने डेटा की सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। एक तरीका तो माउस के जरिए हम जस्ट इसको ऐसे क्लिक करेंगे और ये सारा सिलेक्ट हो गया, लेकिन अगर हम कीबोर्ड से करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज बताऊंगी। आपने अगर सारा डेटा सेलेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे आपका सारा डेटा पड़ा हुआ है, इसको सिलेक्ट करना है, तो आप Ctrl A प्रेस करेंगी, सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको कॉपी करना चाहें या कहीं और पेस्ट करना चाहें तो ये कर सकती हैं। उसके बाद अगर आपने जस्ट एक कॉलम सिलेक्ट करना है, आपने ये वाला करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगी तो आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। और एक रो करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगी, ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। हमारे पास ये है, इसको हमने सिलेक्ट किया। अब हम चाहते हैं कि ये जो नीचे वाला है ये भी सिलेक्ट हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे और ये कीबोर्ड पे जो डाउन का बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट भी हो गया। अगला अगर करना चाहते हैं तो दोबारा हम डाउन करते जाएंगे, ये देखें जितनी बार हम प्रेस करेंगे ये उतना ही हमारा सिलेक्ट होता जाएगा। उसके बाद अगर आपने सिंगल सिलेक्शन राइट रो सिलेक्ट करनी है तो वो कैसे करेंगे, इसमें भी आपने शिफ्ट को होल्ड किए रखना है और यहाँ पे राइट वाला बटन, इधर लेफ्ट राइट ये वाला बटन है, इसका आप राइट प्रेस करते जाएंगे तो ये देखें ये सारी रो सिलेक्ट करता जाएगा वहां तक जहां तक आप चाहेंगे। लेकिन अगर आपने लेफ्ट साइड पे सिलेक्ट करना है तो आप लेफ्ट साइड वाला सिलेक्ट करेंगे, तो वो लेफ्ट साइड पे जितनी भी डेटा होगा वो सिलेक्ट होता जाएगा। तो सिंगल सिलेक्शन के लिए हमें शिफ्ट को यूज करना होता है, उस पे आप होल्ड करके बैठे रहें और यहाँ से बटन लेफ्ट राइट एंड अप एंड डाउन इनको यूज करते जाएंगे तो आपका सिंगल सिलेक्शन होता जाएगा। लेकिन अगर हमने सारा सिलेक्ट करना हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट को होल्ड करके हम अप एंड डाउन करेंगे तो ये वहां तक सिलेक्ट करेगा जहां तक हम चाहेंगे। ये देखें अब हम इसको डाउन देते हैं तो ये वहां तक उसने सिलेक्ट किया जहां तक हमारा डेटा है, और अगर हम इसको राइट साइड पे करें तो भी उसने वहां तक ही सिलेक्ट किया जहां तक हमारा डेटा है। तो ये थी कुछ सिलेक्शन शॉर्टकट की जो आपको समझ में आ गई होंगी कि कौन सी की सारा डेटा सिलेक्ट करने के लिए यूज होती है, कौन सी की कुछ डेटा और कौन सी पूरा कॉलम या पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। तो अब चलते हैं जरा रोज और कॉलम की एडजस्टमेंट पर। आपको यहाँ पे कुछ डेटा नजर आ रहा होगा जो कि मैंने एक डेटा लिया हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कि ये मैनेज किया हुआ नहीं है बिल्कुल। ये देखिए इसको करेंगे हम सिलेक्ट तो ये पूरा नेम नहीं है, यहाँ पे ये इस तरह से है, तो हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह मैनेज कर लेंगे। ये देखिए अब ये पूरा भी हमें नजर आ रहा है और एडजस्ट भी होता जा रहा है। लेकिन ये तो एक एक चीज को पकड़ के किया जा रहा है, कोई कॉलम बड़ा हो रहा है, कोई छोटा हो रहा है, कोई रो बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं है कि अब एक ही साथ सब मैनेज भी हो जाए और बराबर हो सकता है। उसके लिए हमें सिर्फ एक शॉर्टकट की यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये जहाँ तक हमारा डेटा है हमने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद हम Alt + HOI, ये देखें ये हो गया। जितनी भी यहाँ पे टेक्स्ट की विड्थ है या लेंथ है उसके मुताबिक ही उसने हमें बना के दे दिया। तो इस तरह से क्या होगा, टाइम भी बचेगा और हमारी चीज़ें आसानी से मैनेज भी हो जाएंगी। इसको ज़रा हम जूम आउट कर देते हैं। तो इस तरह से हम रो और कॉलम को एडजस्ट करते हैं। जितना भी बड़ा डेटा हो हमारे पास, जस्ट हमने Alt HOI को प्रेस करेंगे तो हमारा ये डेटा मैनेज हो जाएगा सही तरह से। अब ये तो हमारे पास डेटा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय ID है, नेम है, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड बोनस। उसके बाद आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे ये इस साइड पे हैं, लेफ्ट साइड पे। अगर साइकोलॉजिकल तरीके से देखें तो ये बिल्कुल सही ही नज़र आ रहा है हमें, लेकिन इसको कैसे मैनेज करते हैं बिल्कुल सही नज़र आने के लिए, यहाँ इसको हम करेंगे सेलेक्ट।
उसके बाद आप यहाँ अलाइनमेंट के ग्रुप में आएंगे और उसके फीचर सेंटर, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे MS एक्सेल ने सेंटर में सारी चीजें कर दी। ये डेटा अब आपको बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहा होगा, कोई इधर उधर चीज नहीं है, बिल्कुल सही है। ये लेफ्ट है, इसको इस तरह से करें तो ये देखिए ये भी इस तरह से हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसको हमेशा सेंटर में ही रखना है हमने। अब फॉर एग्जांपल हम इसको नीचे कर लेते हैं, इतना इस रो की लेंथ हमने कुछ ज़्यादा कर दी। उसके बाद हम ज़रा इसको यूज़ करें, ये देखिए इसको जैसे यूज़ करेंगे तो ये जो हमारे पास टेक्स्ट है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ नीचे नहीं आएगा। उसके बाद हम बॉटम अलाइन इसको यूज़ करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हम अगर करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। अगर हम इसको सेंटर कर दें तो ये देखिए ये दरमियान में आ जाएगा और ये सही भी लग रहा है। तो जब भी आपने MS एक्सेल को यूज़ करना है, टेक्स्ट कोई डेटा वहाँ पे लिखना हो, तो आपने इन दोनों को हमेशा सेंटर में ही रखना है। ओके, अब ये जो इसमें डेटा है इसको हम कैसे मैनेज करते हैं, मतलब ये हमने इसका फॉन्ट चेंज करना हो तो यहाँ सिंपल हम फॉन्ट के ग्रुप में आएंगे और उसके फीचर्स को यूज़ करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला सेक्शन है, इसको हम ज़रा एडिट करते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद हम इसके फॉन्ट में जाके कोई भी फॉन्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये मल्टीपल इसमें फॉन्ट है, इसको अभी हम यूज़ कर सकते हैं। कैमब्रिया ये दे देंगे, ये कुछ अच्छा लग रहा है। उसके बाद आ जाता है ये फॉन्ट साइज, हम इसका साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, ये देखिए ये जितना बढ़ाते जाएंगे इसका साइज बढ़ता जाएगा और कम करते जाएंगे तो ये कम भी होता जाएगा। एक तरीका तो ये है, इसको सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पे जो भी सिलेक्ट किया वो आ गया। लेकिन इसके ये दो ऑप्शन जो खड़े ये क्या है, ये भी फॉन्ट को ज़्यादा करने के लिए है और ये फॉन्ट को कम करने के लिए साइज़ को। अब हम इसको सिलेक्ट करते जाएंगे तो ये देखें ये हमारा साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है। ये 2% के हिसाब से बढ़ता जाएगा और अगर इसको कम करना हो तो ये 2 के हिसाब से कम भी होता जाएगा। उसके बाद ये बोल्ड का ऑप्शन आता है, हेडिंग होती है उसको हमें बोल्ड शो करना होता है। अब ये बोल्ड है, अब इसको हम अगर ख़त्म करें, बोल्ड ना करें तो ये देखें ये हमारे पास बिल्कुल डेटा की तरह। अब समझ ही नहीं आ रहा ये डेटा है या हेडिंग है, तो बोल्ड को हमने हेडिंग के लिए लाजमी यूज़ करना चाहिए ताकि अच्छा व्यू आए। उसके बाद ये एक ऑप्शन है इटैलिक, इसको जब यूज़ करेंगे तो ये देखें ये हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, लेकिन ये अच्छा नहीं है तो हम इसको भी नहीं कहते। उसके बाद आता है अंडरलाइन, अगर हम अंडरलाइन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ये देखें इसको यूज़ किया तो ये हो गया। उसके बाद डबल अंडरलाइन का भी ऑप्शन है इसमें, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो हमें डबल लाइन कर देगा। इस टेक्स्ट को भी ज़रा हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसका हम फॉन्ट कैमब्रिया ही रख लेते हैं। इसके बाद एक और फीचर है बॉटम बॉर्डर का। अब इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन नज़र आएंगे कि हमने यहाँ पे बॉर्डर किस टाइप का मिल सकता है। पहले तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमारा डेटा है और बॉटम लगाना है हमने, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें सिर्फ बॉटम पे ही लगा है, इधर उधर से कहीं भी नहीं लगा। हम इस और ऑप्शन भी देख लेते हैं। उसके बाद टॉप पे अगर हम लगाना चाहें यहाँ पे लग जाएगा, लेफ्ट साइड पे अगर करना चाहें तो वो भी हो जाएगा, राइट साइड नो बॉर्डर लगाना चाहें तो वो भी, जैसा कि हमारा पहला था कोई भी बॉर्डर नहीं था तो नो बॉर्डर ही। ऑल बॉर्डर्स करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे, ये सारा हमारा बॉर्डर लग जाएगा। ये देखिए ये लेफ्ट राइट अंदर बाहर सारा बॉर्डर लग गया। आउटसाइड बॉर्डर सिर्फ आउटसाइड पे हम यहाँ से लगाना चाहें तो ये ऑप्शन भी है। थिक बॉक्स बॉर्डर, बॉटम डबल बॉर्डर, थिक बॉर्डर, ये इतने सारे ऑप्शंस हैं जो यहाँ हम अपने डेटा पर यूज़ कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे ड्रॉप बॉर्डर्स का भी एक ऑप्शन है। ड्रॉप बॉर्डर मतलब हम खुद बॉर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम नो बॉर्डर कर देते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो हम जहाँ जहाँ बॉर्डर लगाना चाहें वह लगा सकते हैं। अब हमें यहाँ पे बॉर्डर चाहिए और ये चाहिए तो ये देखिए ये खुद ब खुद ही लगाता जा रहा है। हमने जस्ट उसको सेलेक्ट करना है कि कहाँ कहाँ बॉर्डर लगाना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ों पर बॉर्डर चाहिए होता है, कुछ पर नहीं, तो हम इसको सिलेक्ट करके खुद ब खुद मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है ड्रॉप बॉर्डर ग्रिड। ड्रॉप बॉर्डर ग्रिड पर जैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम कोई बॉर्डर बनाना चाहें, इसको हम इस तरह करेंगे तो ये देखें ये भी हो गया खुद ब खुद ही सिलेक्ट हमारे पास। उसके बाद लाइन कलर, अब अगर हम अपने बॉर्डर का जो लाइन है उसको कोई और कलर देना चाहें तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है। उसके ऊपर हम इरेज बॉर्डर पहले कर लेते हैं। इरेज बॉर्डर तो आपको नाम से ही पता लग रहा है इरेज करने के लिए यूज़ होता है।
तो इसको क्लिक करेंगे। अब हमें ये वाला बॉर्डर नहीं चाहिए तो हम इसको रेस कर देंगे, ये नहीं चाहिए, इसको रेस कर देंगे, इसको रेस कर देंगे। मतलब कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें एक चीज़ कर लिया अब वो क्या होगा। तो हर एक चीज़ उन्होंने हमें दे दिया है कि अगर आप लगाना चाहें, ना लगाना चाहें, रिमूव करना चाहें, हर चीज़ है आपके पास MS एक्सेल में। ये लाइन कलर है, हम अगर अपनी बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं, जो उसकी लाइन होती है, तो वो भी कर सकते हैं। हम रेड रखना चाहें तो ये देखें, ये रेड। उसके बाद है लाइन स्टाइल्स भी दिए हुए हैं, लाइन्स के जो बॉर्डर की होती हैं। अब फ़िलहाल तो हमारे पास ये एक लाइन है, उसके बाद डॉटेड वाली भी है। ये सारी चीज़ें, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं मोर बॉर्डर, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें पूरा पैटर्न्स मिल जाएगा, जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से कर लेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये वाला चाहिए, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब जो आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट होता जाएगा। ये इसको सिलेक्ट करके ही यहाँ पे मैनेज करने का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद नॉन आउटलाइन एंड आउटसाइड, तो हम इसको आउटलाइन पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए, ये आउटलाइन बॉर्डर हमारा बन गया है। अगर हमने यहाँ पे कोई रो या कॉलम को ऐड करना हो, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये हेडिंग दे दी, एम्प्लॉय ID, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, बोनस, ये दे दी। अब हम भूल गए कि एक और हेडिंग भी हमने यहाँ देनी थी। अब क्या करेंगे, क्या इन सब को डिलीट करेंगे, वही हेडिंग देंगे, उसके बाद इसको रीराइट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आपको एक शॉर्ट की यूज़ करनी है। आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+। जैसे ही आप Ctrl+Shift+ प्रेस करेंगे तो आपके पास एक खुद ब खुद ही रो ऐड हो जाएगी। जो डेटा हमारे पास पहले था उस सारे को नीचे शिफ्ट कर देगा और हमें एक न्यू रो दे देगा। अगर इस तरह हम कॉलम को करना चाहें तो इसको भी ऐसे ही करेंगे हम, Ctrl+Shift+। तो ये देखिए, ये MS एक्सेल ने हमें एक कॉलम भी बना के दे दिया, खुद ब खुद ही डेटा को इधर शिफ्ट कर दिया। और अगर हमें ये नहीं चाहिए, उस डेटा की ज़रूरत नहीं थी जिसके लिए हमने ये कॉलम और रो ली, तो हम इसको कैसे करेंगे, Ctrl- पर क्लिक करना है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया और हमारा डेटा वैसा का वैसा वहीं पर आ गया। और अगर हमें रो नहीं चाहिए तो हम जस्ट रो को सिलेक्ट करेंगे एंड Ctrl- इसको करेंगे तो हमारे पास दोबारा उसी सीरीज़ में डेटा आ जाएगा। प्लस और माइनस से तो आपको पता है, प्लस का मतलब है ऐड। जैसे कि आप Ctrl+Shift+ को करोगे तो वो एक ऐड हो जाएगा, और अगर आपको नहीं चाहिए तो Ctrl- प्रेस करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर हमने इस दरमियान में कोई सेल लेना हो इजाफी, मतलब अब अगर हम यहाँ पे एक कॉलम फास्ट में लेना चाहें तो वो तो सिंपल हमने जिस तरह पीछे बताया ले लेंगे, और रो लेनी हो ले लेंगे। लेकिन अगर हमने इसके दरमियान में कोई लेना हो कॉलम, तो हम कैसे लेंगे, वो भी सिंपल है। इससे आगे हमें एक सेल चाहिए, कॉलम चाहिए। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इस सारे कॉलम को। उसके बाद हम Ctrl+Shift+ करेंगे तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन, इंटायर रो या इंटायर कॉलम। तो इसका मतलब है, वो आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे हम आपको एक कॉलम तो बना के दे दें, लेकिन जो इसमें डेटा है, ये जो कॉलम पहले से है, ये हम कहाँ करें, ये तो आपको बताना पड़ेगा। अगर हम उसको इंटायर रो करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करें, ऊपर दे दिया, तो ये तो हमें नहीं चाहिए था ना, हमें तो यही ही चाहिए था। तो हम ये शिफ्ट सेल्स राइट पर ही इसे रहने देंगे, सिलेक्ट करेंगे कि ये वाला जो डेटा है वो साइड पे हो जाए और यहाँ पे एक और सेल बन जाए, कॉलम बन जाए इस जैसा। तो हम ओके करेंगे तो ये देखिए, उन्होंने हमें यहाँ पे दे दिया। सेल इसने जो दिया यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हो गया है, ये डिपार्टमेंट का डी इधर आ गया। तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं और Alt+HY, तो ये देखिए MS एक्सेल ने मैनेज कर दिया है। तो इस तरह से जब आप सेल लेते हैं तो चीज़ें इधर उधर ख़राब हो जाती हैं, तो आपने यहाँ पे ले लेना है, उसको सही तरह से कर लेना। अब यहाँ पे हम कुछ भी अपना डेटा दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये नहीं चाहिए तो जस्ट हम इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद Ctrl- और वो हमसे ये सारी चीज़ें पूछेंगे तो हम कहेंगे ओके। लेफ़्ट साइड पर हमारा डेटा आ गया जो राइट साइड पर
चला गया था। तो चलते हैं अब MS की एडवांस फॉर्मेटिंग में। ये पिछली बेसिक फॉर्मेटिंग की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम देखेंगे कि कैसे होती हैं। यहाँ पे हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, डेट, प्रोडक्ट, कैटेगरी, सोल्ड, यूनिट, प्राइस पर यूनिट, टोटल सेल्स, लेकिन हम भूल गए कि हमें एक यहाँ पे और हेडिंग भी देनी थी। अब क्या करेंगे, क्या हम इसको डिलीट करके यहाँ सबसे पहले हेडिंग देंगे, उसके बाद इसको रीराइट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हम एक रो ले लेंगे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको शॉर्ट की बताई थी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, उससे भी एक रो हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो यहाँ पे जाके राइट क्लिक करें और आपको यहाँ पे इंसर्ट का एक ऑप्शन नजर आएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू रो आ जाएगी। अब यहाँ हमने एक हेडिंग देनी है ABC लिमिटेड। अब ये हेडिंग हमने दरमियान में देनी थी, तो क्या करें, हम इसको सेलेक्ट करें और इस सेल में ले आए, क्योंकि इधर 2 सेल हैं, इधर 3 सेल हैं, लेकिन ये सेंटर में तो नहीं आएगा ना। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये खुद ब खुद ही दरमियान में आ जाए? तो उसके लिए हमें सिलेक्ट करेंगे, जहां तक हमारा डेटा है यहाँ तक है ना, तो यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ अलाइनमेंट के ग्रुप में एक मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन नजर आएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये सेंटर में भी आ गया है और सारे सेल एक दूसरे में मर्ज भी हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको एक एक सेल अलग नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं नजर आ रहा क्योंकि उसने सारे सेल्स को मर्ज करके एक सेल बना दिया। तो अब ये ऑटोमेटिकली ही सेंटर में आ गई है। जो भी हेडिंग थी तो बोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, तो फिल करते हैं हम इससे। अब हमने एक और हेडिंग भी यहाँ पे लगानी है। अब ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये अलग है, ये अलग है, और हमें लग भी नहीं रहा कि ये सेंटर में है या ये सेंटर में है। अब हम इसको जब ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो भी एक ही सिलेक्ट होगा। इन दोनों को हम इस तरह सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ मर्ज एंड सेंटर में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ हमें और ऑप्शन भी मिलेंगे। तो जैसे ही हम मर्ज अक्रॉस पर क्लिक करेंगे, ये एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं। अब ये एक ही सेल बन गया, ऊपर हो नीचे हो जो भी हो, एक ही सेल बन गया। क्योंकि अगर ये हेडिंग अलग अलग होती, ये अलग सेल में, ये अलग सेल में, तो वो सिर्फ एक ही हेडिंग को उठाता। लेकिन जब हमने मर्ज अक्रॉस किया तो वो दोनों हेडिंग को ही यहाँ पे हमें लिख कर दे देता है। इसके बाद चलते हैं हम रैप एंड श्रिंक पर। रैप टेक्स्ट तो आपको यहाँ पे एक नजर आ रहा होगा, ऑप्शन है। श्रिंक का हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखें यहाँ पे। क्या आप सोच रहे होंगे कि ये पहले तो नहीं हमने इसे डिस्कस किया जब ओवरव्यू दे रहे थे, तो उस वक्त शायद भूल गए होंगे। ये थोड़ा सा एरो नजर आ रहा है, इसको एक्सटेंशन कहते हैं। बहुत सारे ग्रुप होते हैं जिसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को एक ही जगह तो इकट्ठा नहीं किया जा सकता ना, कुछ ही चीज़ें वो सामने रखते हैं। तो इसीलिए वो इस तरह की एक्सटेंशन बना देते हैं ताकि हम इस पर क्लिक करके उसके बाकी फीचर्स को भी देख सकें। ये सारे पर नहीं है, क्लिपबोर्ड, फाउंट, अलाइनमेंट, नंबर, इन पर होगा। बाकी स्टाइल, साइज, एडिटिंग ये बिल्कुल इन पे तो नहीं है। तो इसको जरा हम डिस्कस करते हैं कि रैप एंड टेक्स्ट क्या है। रैप टेक्स्ट की एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से ही दे देती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये प्राइस पर यूनिट लिखा हुआ है। ओके, इसको हम जरा सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये रैप टेक्स्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप फार्मूला बार में देखेंगे प्राइस पर यूनिट, ये बिल्कुल सीधी लाइन में है, लेकिन यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये रैप टेक्स्ट है। इसको हम जैसे भी लिखेंगे, जब रैप करेंगे वो ऐसे ऊपर नीचे ही हो जाएगा। और इसको अगर हम ऐसे कर दें तो ये देखें, तो ज़रा हम बढ़ा देते हैं तो ये देखें बिल्कुल ऐसे आ गया। तो रैप टेक्स्ट इस तरह लिखा जाता है। कोई डेटा होता है जो हमें रैप टेक्स्ट की शक्ल में चाहिए होता है। उसके बाद है श्रिंक। यहाँ पे हम एक नेम लिख लेते हैं अहमद खान। अब इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं, इसका विड्थ को बढ़ा दें तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको सेलेक्ट करके रैप टेक्स्ट कर दें, उसके बाद भी ये इस तरह हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ना इसकी विड्थ ज़्यादा हो ना इसकी लेंथ ज़्यादा हो, लेकिन ये अच्छी तरह से एडजस्ट भी हो जाए, तो हम इसका इस तरह से साइज कम करें, इस तरह ये आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे। लेकिन अगर हम साइज नहीं बढ़ाना चाहते, अब क्या हम एक एक चीज़ को मतलब सेलेक्ट करके उसका साइज हम कम करते रहें, तो एक तरीका इसमें है श्रिंक का। इसको हम सिलेक्ट करेंगे के बाद यहाँ जब हम एक्सटेंशन में आएंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा श्रिंक टू फिट। श्रिंक का मतलब है सिकुड़ जाना। इसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद करते हैं ओके। ये देखें जैसे ही हमने ओके किया उसने नेम को ऐसे ही कर दिया। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम इसका साइज़ कम करें। अब ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास एक कॉलम है, इसमें ये चीज़ें इधर उधर हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहाँ पे
नहीं पूरा आ रहा तो उन्होंने इधर लिख दिया, इसका भी ऐसे इधर कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, इसको भी साथ कर लेते हैं। रैप टेक्स्ट ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ एक्सटेंशन में आके इसको श्रिंक टू फिट करेंगे। तो हमारा ये देखिए ये सारा उसने श्रिंक करके बिल्कुल सेट करके दे दिया। इसी तरह अगर हम इस पूरे को सिलेक्ट करके श्रिंक टू फिट और ओके कर दें तो ये देखें इसने इसको भी ले लिया। इसको सेंटर कर देते हैं तो ये देखें ये हमारा डेटा यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया है। अगर बहुत बड़ा डेटा है, हम एक एक चीज़ को जाके ठीक नहीं कर सकते, टाइम भी कम है, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रा हम यहाँ क्लिपबोर्ड के ग्रुप को डिस्कस करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे यूज़ किया जाता है। डेटा फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, डेटा फॉर्मेटिंग में कॉपी कट पेस्ट ये सारी चीज़ें तो यूज़ होती हैं, लेकिन इनकी शॉर्टकट की क्या है और इनको कैसे कॉपी कट पेस्ट किया जाता है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है कट की शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल X, उसके बाद है कॉपी, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल C एंड उसके बाद है पेस्ट जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल V। अगर हमने इस सारे डेटा को कॉपी करना हो तो क्या करेंगे कंट्रोल A, इसमें ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन आप यहाँ पर आके उसी को ही सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक आपका डेटा है। तो उसके बाद आप कंट्रोल C करेंगे, आपको यहाँ पे डैशेस नज़र आ रहे होंगे, इसका मतलब है कि जो कॉपी हो गया। अब यहाँ इसमें चलते हैं ज़रा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V। तो ये देखें वही डेटा आ गया है। अब ये तो कॉपी वाला ऑप्शन हो गया कंट्रोल C, लेकिन अगर हमने कट करना हो, यहाँ ये सिलेक्ट है, इसको कंट्रोल X करेंगे तो ये देखें फिर भी ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ हम इसको पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल V। तो यहाँ आप देखेंगे कोई डेटा नहीं रहा। इससे क्या हुआ, कॉपी भी हो गया, कट भी हो गया। एक शीट से दूसरी शीट में डेटा को डालना है तो क्या हम सिर्फ कॉपी करेंगे और दूसरी पे पेस्ट कर देंगे और जाके उसको डिलीट कर देंगे, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और टाइम भी इसमें ज़्यादा लगेगा। तो कंट्रोल X जैसे हम करेंगे तो हमारा कट भी हो जाएगा, कॉपी भी हो जाएगा और फिर हम वहाँ जाके पेस्ट भी कर देंगे। अगर हमने मल्टीपल डेटा को कॉपी करना हो तो वो कैसे करेंगे, मतलब अगर हमें ये वाला कॉलम चाहिए तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल C एंड इधर कंट्रोल V, तो ये इस तरह आ जाएगा। लेकिन अगर हमें मल्टीपल मतलब इनमें से हमें अब ये चाहिए एक ये वाला ऑप्शन चाहिए कि तो इसको कैसे करेंगे, कंट्रोल को होल्ड करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको जो हमें डेटा कॉपी करना हो उसी को हम सिलेक्ट करते जाएंगे। अब करेंगे हम कंट्रोल C। तो यहाँ पे हमें उन्होंने एक वार्निंग दी है, दैट कमांड कैन नॉट बी यूज ऑन मल्टीपल सिलेक्शंस। तो कंट्रोल को होल्ड करके मल्टीपल डेटा कॉपी करना MS एक्सेल में नहीं होता इससे। तो किस तरह करें हम, अब हम क्या करें, इसको सिलेक्ट करें कंट्रोल C और इधर आके कंट्रोल V, उसके बाद हम इसको कंट्रोल C करें और इधर आके कंट्रोल V। तो इसमें क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है हमारा, एक एक चीज़ को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं और फिर यहाँ पे आके पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ क्लिपबोर्ड के ग्रुप में आके उसकी एक्सटेंशन में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्लियर ऑल करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, ज़रा देखते हैं कैसे करते हैं कॉपी। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल C, उसके बाद इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल C, इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल C, इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल C, इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल C। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके कॉपी करते जा रहे हैं वो सारा डेटा यहाँ पे एक कॉलम की तरह बनता जा रहा है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल C, के बाद आप पेस्ट करेंगे। अब हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे और इसको पेस्ट ऑल करते हैं। जैसे हमने पेस्ट ऑल किया तो ये देखिए उसने हमें सारा डेटा जो कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट करके दे दिया। तो इस तरह से हम कॉपी पेस्ट वाला काम बहुत आसानी से कर सकते हैं और कम वक्त में कर सकते हैं, चाहे जितना भी बड़ा डेटा हो। अगर हमने इसकी ये जो फॉर्मेटिंग है इसको यहाँ पे कॉपी करना हो तो वो कैसे करें, मतलब ये डेटा नहीं आना चाहिए, बाकी ये जो बॉर्डर है और ये ऊपर जो कलर ये सारा आना चाहिए। उसके लिए यहाँ हमें क्लिपबोर्ड के ग्रुप में एक फीचर नजर आएगा फॉर्मेट पेंटर, सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमें फॉर्मेटिंग चाहिए, ये यहाँ तक हमें फॉर्मेटिंग चाहिए, फॉर्मेट पेंटर करेंगे और यहाँ पे आके हम
क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग हमारे पास ये आ गया। उसने डेटा नहीं लिया, उसने बॉर्डर और ये जो ऊपर कलर सिलेक्शन था यही ही ले लिया है। तो अगर हमने सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी करना हो तो हम क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। MS एक्सेल बेसिकली कैलकुलेशंस के लिए यूज होती है। ये घंटों की कैलकुलेशंस को मिनटों में सॉल्व करके हमें दे देती है। तो यहाँ पे भी हम कैलकुलेशंस को ही डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे सम। इसको बेसिक से देखेंगे। जब आपको सम समझ में आ जाएगा तो आगे सब्सट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन ये आपको खुद ब खुद ही आ जाएगी आसानी से। तो इसको हम जरा डिस्कस करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि डेटा दिया गया है, स्टूडेंट्स के नेम और उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं और अब हमने इनका टोटल करना है। पहले तो ये मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे हम कुछ फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। इतने मुश्किल नहीं है फार्मूलाज। आप सोच रहे होंगे कि अब कौन से फार्मूलाज आ रहे हैं, ये वो मुश्किल होंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान फार्मूलाज होंगे जो आपको सीखने में मज़ा भी आएगा और आपको याद भी हो जाएंगे कि कैसे और क्या क्या करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उर्दू, इंग्लिश, साइंस, मैथ, ये 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ दिए गए। अब हमने इसका टोटल करना है। ये वाला कॉलम जो है ये क्या है, ये ऑब्वियसली H3 है, ये G3, ये F3 एंड E3, D3, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका करना है सम। फार्मूला इनिशियली इक्वल टू से स्टार्ट होता है। पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके आगे हम उसका सम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इक्वल का साइन। ये इक्वल का साइन लग गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको टोटल करना है। अब ये आप देख रहे होंगे कि D3, ओके, इसको अगर हम सेलेक्ट करें तो ये देखिए क्या उसने दे दिया हमें, D3, ओके। उसके बाद हम प्लस करेंगे। अब करना है इंग्लिश, इस पर क्लिक करेंगे। वो खुद जैसे जैसे हम उसको सेलेक्ट करते जा रहे हैं वो खुद ब खुद ही हमें यहाँ पे देता जा रहा है। उसके बाद फिर से प्लस का साइन एंड फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का साइन एंड एंड में इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इससे आगे तो कोई नहीं है तो यहाँ तक। उसके बाद हम करेंगे एंटर। ये उसने हमें इन सब को सम करके ऐड करके दे दिया है। अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे इसको ड्रैग करके वहाँ तक लाएंगे जहाँ तक हमारा डेटा है। तो ये देखें ये खुद ब खुद ही उसने इन सारे मार्क्स जो सम करके दे दिया। वो क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने उसको फार्मूला दिया कि हमें D3, E3, F3 प्लस G3 को सम करके दें, तो उसने सिर्फ इसको नहीं उठाया, उसने इन सारे को उठा लिया है। क्योंकि ये D4 है, ये E4 है, तो जब हम यहाँ कोई फार्मूला देते हैं तो वो सबको ही उठा लेता है और हमें कैलकुलेशन करके दे देता है। लेकिन अगर आप इस तरह से ऐड करें, यहाँ पे कर लेते हैं 65 प्लस 67 प्लस 67 प्लस 76 और यहाँ पे हमने इक्वल का साइन भी लगाना है। ये आपने कभी नहीं भूलना, क्योंकि जब हम कोई फार्मूला यूज़ करते हैं तो इक्वल का साइन लाजमी ही लगाना होता है। ओके, ये हमने डेटा इसको दे दिया। अब हम इंटर करते हैं तो उसने ये हमें दे दिया। ये बिल्कुल यही है, हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको हम ज़रा ड्रैग करते हैं। अब ये क्या हो गया, उसने उसी को ही ले लिया, क्योंकि हमने जब फार्मूला बार में वैल्यूज़ ही दे दी तो उसने सबकी ही वैल्यू ले ली। लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होती, वैल्यू जो होती है वही ही होती है। उसकी रो कॉलम जो मतलब G3, F3, E3 ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन अगर हम उनको वैल्यू दे तो वो कभी चेंज नहीं होंगी। इसलिए उसने हमें ये वाला आंसर दिया है। ओके, अब ज़रा चलते हैं हम आगे। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब भी हम कोई फार्मूला लिखते हैं तो उसके दरमियान में हमें कॉमा लगाना पड़ता है। यहाँ पे ज़रा हम फार्मूला देखते हैं। ये तो सिंपल सम था, तो सम का फार्मूला क्या है ये हम ज़रा देखते हैं। इज इक्वल टू सम D3, E3, F3, G3। तो बेसिकली हमें इसी फार्मूला को ही यूज़ करना होता है। यहाँ पे पहले तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद सम एंड पैरेंथेसिस में जहाँ तक हमने अभी इसको करना है D3, E3, F3, G3। तो ये जब फार्मूला हम उसको देंगे तो वो इसको सम करके दे देगा। ये देखें, अभी इसको मैं एंटर करूँगी। यहाँ पे ये वाला फार्मूला जो यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए यहाँ आ गया। अब इसको जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 275 ये इसका आंसर आ गया, उसने सम करके दे दिया। तो फार्मूला को हम इस तरह लिखेंगे।
लेकिन अगर बहुत बड़ी कैलकुलेशंस हो, ये तो 4 सब्जेक्ट्स हैं, अगर यहाँ पे 8 सब्जेक्ट होते तो कैसे करेंगे? क्या इसको ऐसे ही करते रहें D3, E3, F3, G3, H3, I3? तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। सम पैरेंथेसिस D4 और ये कॉलन, उसके बाद G4 एंड पैरेंथेसिस। ये तो अब वैसे नहीं लिखा हुआ है, D4, E4, F4, G4, ये तो जस्ट D4 और G4 लिखा हुआ है। कॉलन का मतलब क्या होता है? रेंज के, यहाँ से यहाँ तक हमें डेटा कैलकुलेट करके दें, तो इसको रेंज कहते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे ये कॉलन लगाएंगे, अब ये D4 कॉलन G4, इसका मतलब क्या है कि हमें D4 से G4 तक डेटा को कैलकुलेट करके दें, उसका सम करके दें। अब इसको हम जैसे ही एंटर करेंगे तो ये देखें 279, ये वाला ये आ गया ना हमारे पास वही आंसर। तो इस तरह हमारा काम आसान हो जाता है। अगर हम इसके दरमियान कॉलन नहीं लगाते, कॉमा लगाते, तो वो हमें क्या करता, वो हमें D4 और G4 को कैलकुलेट करके उसका सम करके दे देता बस। लेकिन जैसे ही हमने कॉलन लगाया तो उसको समझ में आ गया कि हमने यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करने को कहा है, तो वो हमें कैलकुलेट करके दे देगा। अगर आपने ये काम बहुत जल्दी करना हो, मतलब सिर्फ सेलेक्ट करना हो और हमारे पास कैलकुलेट हो गया, जैसा हम आपको बार बार फार्मूला ना लगाना पड़े, सिर्फ सेलेक्ट करना पड़े, सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक सेल लेंगे, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे आपको एक ऑटो सम का ऑप्शन भी नजर आ रहा होगा, उसको जैसे ओपन करेंगे सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। अब इसका काम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताती हूँ क्या काम है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड ऑटो सम, और जैसे ही हमने ऑटो सम किया तो आपने देख लिया उसने पूरी रो को सम कर दिया। अब एंटर करेंगे तो ये देखिए ये वही आंसर हमारे पास आ गया है। इसको सिलेक्ट करेंगे ऑटो सम, तो उसने क्या किया, D4 से G4 सेलेक्ट कर लिया, मतलब D4 से G4 में जितने भी मार्क्स दिए गए हैं उसने सारी रो कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। अब एंटर करेंगे, ये भी हो गया। आपको यहाँ क्या करना है, ये जो हमने कैलकुलेट करना है उसका ये कॉलम इनके साथ होना चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ होता, मैं यहाँ पे कर लेती फर्ज करें, तो वो इसको भी कर देता कैलकुलेट और साथ में इनको भी कर देता। लेकिन अगर हमने सिर्फ मार्क्स करने हैं तो हम यहीं पर ही करेंगे। अब यहाँ पे अब ये है ऑटो सम इंटर, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत सारी जगह पे हमारे मार्क्स पड़े हैं, उसका एक एक हमने करना है, एक रो, एक कॉलम या कुछ भी, इसलिए किया जाता है ताकि आसानी हो। तो ये था सम निकालना MS एक्सेल में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट आपको फार्मूला का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ लगनी है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है ये जितना समझा जाता है। आप जरा सब्सट्रैक्ट को डिस्कस करते हैं, इसमें भी कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, ये भी सम की तरह ही है जिस तरह वही था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, उसमें से कितने हमें रिमेनिंग बचने चाहिए। अब यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं, ये उर्दू, इंग्लिश, साइंस, मैथ। ऑब्वियसली ये 100 मार्क्स का होगा, ये 100 का होगा, तो इनको जब हम टोटल करेंगे तो 400 बनेंगे। ये फिक्स है नंबर के, इतने सब्जेक्ट का टोटल इतना है। जब हमें ये पता होगा कि इस टोटल इसका इतना है तो रिमेनिंग पता लगाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 400 है, तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाएंगे, 400 लिख लेते हैं, ये सब्सट्रैक्ट, और इसको सिलेक्ट करेंगे। ये नहीं लिखेंगे हम 275, यहाँ पे लिख लिया टोटल हो गया, तो हमने इनका भी तो आगे निकालना है, तो हमें इसी को ही सिलेक्ट करना होता है। और अब करेंगे हम इंटर, ये दे दिया। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे, तो इसने ये सारे हमें कैलकुलेट करके दे दिया। अब मल्टीप्लाई पर आते हैं। मल्टीप्लाई में भी कोई इतनी लॉजिक नहीं है। मल्टीप्लाई में हम क्वांटिटी, रेट, फिर अमाउंट मालूम करते हैं। अगर हमें क्वांटिटी पता है, रेट पता है, तो हम जस्ट उसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। इक्वल का साइन, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसने ये देखें क्या किया, जैसे हम इस पे सिलेक्ट किया उसने D18 हमें सिलेक्ट करके दे दिया। ये D है एंड ये 18 है। उसने वैल्यू नहीं ली, उसने सेल को ही सिलेक्ट किया और हमने सेल को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे 8 पे आपको एक स्टार नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना है, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। इसको करेंगे एंटर
और ये देखिए अमाउंट उसने कैलकुलेट करके दे दिया। आप इसको ड्रैग कर ले एंड ये देखिए ये हो गया। कितना आसानी से हमने घंटों का काम सेकंड्स में कर लिया। उसे आगे चलते हैं। डिवाइड भी बिल्कुल इसी तरह है। अगर हमें अमाउंट पता हो, रेट पता हो, तो हम उसको डिवाइड करके आसानी से क्वांटिटी भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड स्लैश। डिवाइड के लिए ये स्लैश ही यूज होती है, तो आपने इसी को ही यूज करना है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे एंड एंटर। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर देना। तो ये देखिए ये भी आ गया। तो इस तरह हम MS एक्सेल पर डिवीजन भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक्स अरिथमेटिक फार्मूलाज जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। ये बेसिक फार्मूलाज ही थे। अगर आपको इन सब के बारे में समझ आ गया तो समझो आपको MS एक्सेल भी आ गई है। ज़्यादातर MS एक्सेल पर इसी कैलकुलेशंस का ही यूज़ होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर फॉर्मेटिंग पर। ये आपको नंबर का एक ग्रुप नज़र आ रहा होगा। इसमें जो चीज़ें हैं इसको कवर करते हैं। अब अगर हमने किसी नंबर को परसेंटेज में लिखना हो तो क्या हम हर वक्त उसका परसेंटेज कीबोर्ड से प्रेस करते रहें और वो लगाते रहें? तो इसमें तो टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होगी वहाँ पर हम परसेंटेज जस्ट सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेल में हमें ज़रूरत है, यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे परसेंटेज पर क्लिक करेंगे। आप जैसे परसेंटेज पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कोई चीज़ भी लिखेंगे वो परसेंटेज में हमें शो होगी। यहाँ पे लिखते हैं 34। देखिए ये अब हमने परसेंटेज लगाया भी नहीं है, जस्ट 34 लिखा है, उसने खुद ब खुद ही परसेंटेज ले लिया है। 23%, 67%, 89%, 69%, 90%, 35%, मतलब जितना भी हम लिखते जाएंगे परसेंट खुद ब खुद ही वहाँ पे लगता जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ डॉलर का नज़र आ रहा है, इसको ओपन करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन दिए हुए हैं डॉलर, US, UK, ये प्राइस, चाइनीज़, ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो हम नंबर्स को करेंसी में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं 30, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एंड इसको डॉलर लगा देते हैं। तो ये देखिए ये डॉलर में आ गया। एंड अगर कोई और लगाना चाहे, अब इसको लगा लेते हैं तो ये भी हो जाता। तो इनके इस्तेमाल से हम प्राइस पर जो करेंसी हो वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन भी नज़र आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, अब हम इसके डेसिमल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो जस्ट हम उस पर क्लिक करते जाएंगे। जितना भी क्लिक करेंगे वो उतना ही डेसिमल ज़्यादा करता जाएगा, मतलब इंक्रीज़ करता जाएगा। और अगर हमें डेसिमल नहीं चाहिए, अब यहाँ पे इतने सारे डेसिमल्स हैं और हम चाहते हैं सिर्फ 30 ही हो, हमें डेसिमल्स नहीं चाहिए, तो हम उनको इंक्रीज़ करते जाएंगे। जितनी हमें ज़रूरत हो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक रख सकते हैं डेसिमल। ये देखिए। उसके बाद अब हमारे पास जैसे ये इतनी बड़ी रकम है और हम चाहते हैं कि ये ऐसे ना लिखी जाए, इनके दरमियान ना कोमा हो, ये अलग अलग हो, तो हम इस कोमे का यूज़ करके इस तरह से इसको लिख सकते। और डेसिमल हमें अगर नहीं चाहिए तो हम इनको इंक्रीज़ कर देंगे। बस ये हो गया एंड हमारे ये रकम भी बिल्कुल सही सही आ गई। ये तो सिंपल नंबर फॉर्मेटिंग है, परसेंटेज लगाना, करेंसी एंड कॉमर्स वगैरह। लेकिन जो असल फॉर्मेटिंग है वो है जो डेट के लिए की जाती है। यहाँ पे मैंने एक डेट ली है जो कि 23/9/2025 है, जो कि आज की डेट है। तो आप कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो आज की डेट होगी वो आ जाएगी। ओके, ये हमने एक डेट ले ली है। अब हम यहाँ पे नंबर की एक्सटेंशन में चलते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है जो कि बहुत ज़रूरी है कि डे को D से मेंशन करते हैं, मंथ को M से एंड 2025 ईयर को Y से। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं जैसे 23/9 एंड 25 सिर्फ 2000 नहीं लिखते, सिर्फ 25 लिखते हैं, तो हमें यहाँ पे 2 दफ़ा D लिखना है, 2 दफ़ा M लिखना है, 2 दफ़ा Y लिखना है। अगर हमने इसको मिड में लिखना है, जैसे ये 9 सितंबर है तो हमें SCP सितंबर चाहिए एंड 2025 पूरा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो डे है उसको 2 दफ़ा लिखेंगे, यहाँ मंथ M को 3 दफ़ा लिखेंगे एंड Y को 4 दफ़ा लिखेंगे 2025 लिखने के लिए। एंड अगर हम चाहते हैं जो डेट का डे है वो हमें पूरा चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 दफ़ा D लिखेंगे, 4 दफ़ा M लिखेंगे। M क्यों, हमें पूरा सितंबर चाहिए इसलिए। एंड अगर हमें 2025 चाहिए
तो हम 4 दफ़ा y लिखेंगे। ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं ज़रा प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। यहाँ चलते हैं एक्सटेंशन में एंड यहाँ पे कस्टम पे, उसके बाद यहाँ ये देखें सिलेक्ट किया हुआ है एक ऑप्शन MD और 4 दफ़ा y। ये क्यों किया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे M9 सिर्फ लिखा हुआ है, तो उन्होंने M किया हुआ है और 23 यहाँ पे सिर्फ डेट लिखी हुई है, तो D एंड 2025 पूरा लिखा हुआ है, तो उन्होंने 4 दफ़ा y दे दिया। इसको सिलेक्ट करें कि हमें चाहिए सिर्फ डे की डेट, जो भी डेट हो, जैसे यहाँ 23 है, एंड हमें जो मंथ है उसने यहाँ 3 दफ़ा लिखा है, तो 3 दफ़ा जब लिखते हैं ना तो वो हाफ आता है, इसमें आएगा SEP से, सिर्फ सितंबर का SEP आएगा और 225 आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 y हैं। इसको ज़रा सेलेक्ट करते हैं एंड ओके करते हैं, तो ये देखें ये इस तरह आ गया। उसके बाद और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, सिर्फ डे और मंथ, मतलब 23 सेप लिखवाना चाहते हैं तो ये भी आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसमें टाइम भी साथ लिखवाना चाहें तो वो भी हमें यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन है दे देगा। इसको सिलेक्ट करेंगे एंड ओके करेंगे तो यहाँ पे टाइम भी होगा। ओके, उसके बाद और ऑप्शन है यहाँ पे, इनको भी देख लेते हैं। ये वाला ऑप्शन हम उठाते हैं। मंथ का नेम मतलब दिया हुआ होगा, डे का भी नेम दिया हुआ होगा जो भी डेट होगी, एंड 2025 पूरा दिया होगा। ये इस तरह से दिया होगा, क्यों? क्योंकि अगर हम पूरा लिखवाना हो तो हम 4 दफ़ा सारी चीज़ें देते हैं तो वो पूरा आएगा। अब यहाँ पे 4 दफ़ा, यहाँ पे 4 दफ़ा, यहाँ पे 4 दफ़ा है, तो ये इस फॉर्म में आएगा। तो ओके करते हैं, तो ये देखें ये इस तरह से। और इसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आपको 2 दफ़ा डी चाहिए, सिर्फ हम डेट चाहते हैं एंड मंथ वही हो, पूरा उसका नेम एंड ईयर पूरा हो, तो हम उसको यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। तो ओके करेंगे, हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये थी हमारी नंबर फॉर्मेटिंग। अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है और हम एक एक करके नहीं कर सकते तो हम सारे को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ एक्सटेंशन में आके इन ऑप्शंस को यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी ये काम कर लेंगे जिस तरह हम चाहें उस तरह। नंबर फॉर्मेटिंग के बाद आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? बेसिकली फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी को डेकोरेट करना या उसको हाईलाइट करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटा है, अब इसमें हमने कंडीशन के लिहाज से फॉर्मेटिंग करनी है, मतलब उसको हाईलाइट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास इतना बड़ा डेटा है और हम इसमें चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हाईलाइट हों, तो वो किस तरह करते हैं? यहाँ आपको स्टाइल्स के ग्रुप में एक कंडीशनल का फीचर मिलेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन करते हैं हाईलाइट सेल्स रूल्स। इस पर जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ और भी हमें ऑप्शन मिल जाएंगे। तो पहला रूल है हमारे पास ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब है कि जो वैल्यू हम इसको देंगे उससे वो ऊपर जितनी भी मतलब ग्रेटर होंगी, ज़्यादा होंगी, तो उनको हाईलाइट करके देगा। इसको हम ज़रा करके देखते हैं। हम इसको सेलेक्ट करते हैं। पहले तो आपने सेलेक्ट करना है जिसमें से आपने हाईलाइट करवानी है वैल्यू, तो मैंने इसमें से करवानी, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जाके ग्रेटर देन पे जाएंगे। ओके, उसने यहाँ पे हमें एक फॉर्मेट दिया है कि आपको किस से ग्रेटर चाहिए। इसमें से आपको जिसमें से भी ग्रेटर वैल्यू को हाईलाइट करवाना है आपने उसको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करती हूँ 50। जैसे ही मैंने 50 दिया तो 50 से ऊपर जितनी है वो यहाँ पे आपको हाईलाइट होती हुई नज़र आएंगी। यहाँ पे वो खुद भी हाईलाइट कर देगा। ये उसने ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है लाइट रेड फिल एंड विद डार्क रेड टेक्स्ट। लाइट रेड से उसने फिल किया हुआ है और डार्क रेड से उसको टेक्स्ट का कलर किया हुआ है। लेकिन अगर आपने कस्टम फॉर्मेटिंग करनी है, ये और भी ऑप्शंस हैं, ये कस्टम फॉर्मेटिंग करनी है, मतलब इस पे आएंगे आप और यहाँ अपनी मर्ज़ी से देना चाहते हैं। मैं इसको बोल्ड देना चाहती हूँ, टेक्स्ट का कलर ब्लैक ही चाहिए। बॉर्डर भी हम दे सकते हैं, यहाँ पे कोई अगर और बॉर्डर देना हो, ये डॉट्स वाला, ये लाइन वाला, तो पूरा फिल करना हो, आउटलाइन देनी हो तो ये भी हम कर सकते हैं हाईलाइटिंग में। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हम फिल ऑप्शन पर जाते हैं एंड ये येलो वाला कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। ये आप देख सकते हैं जो वैल्यू 50 से ऊपर थी उसने सबको हाईलाइट करके दे दिया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हो रहा है हमारे पास लेस देन। लेस देन में क्या है
कि जो वैल्यू हम देंगे वो उससे कम जो वैल्यू होंगी उसको हाईलाइट करके देगा। यहाँ तो हमने ग्रेटर वैल्यू हाईलाइट करवाई है, लेकिन इस पे क्लिक करके हम उसको वैल्यू देंगे एंड उसको कहेंगे कि इससे कम वैल्यू हमें हाईलाइट करके दें, तो वो हमें करके दे देगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बिटवीन। बिटवीन का क्या मतलब है, ज़रा हम इसको देखते हैं। ये हमें कह रहा है कि आपने एक वैल्यू देनी है यहाँ पे और एक यहाँ पे, इन दोनों के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं उनको हाईलाइट करके दें। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे जाके इस पे आके अब इसने एक सिलेक्ट कर लिया 2 और 3 के 2 और 3 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ये उन सबको हाईलाइट करके दे देगा। ये देखिए, ये उसने पहले भी करके दे दिया है 2.18, क्योंकि ये 3 से कम है, ये सारी उसने करके दी। लेकिन मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, इसको 3 कर देती हूँ एंड इसको 3.5 कर देती हूँ। ओके, एंड यहाँ पे इसको फॉर्मेटिंग भी दे देती हूँ कस्टम में एंड इसको फिल करते हैं ग्रीन से, बोल्ट, एंड इसका कलर रखते हैं हम वाइट। ओके एंड ओके, तो ये देखें अब ये 3 और 3.5 के दरमियान जितनी वैल्यू है उसने उसको हाईलाइट करके दे दिया। उसके बाद अगला ऑप्शन है इक्वल। इक्वल मतलब आप उसको जो वैल्यू भी देंगे ना वही वैल्यू ही उसने हाईलाइट करके दे देनी है। अब फॉर एग्जांपल आप उसको ये 23 दे दें तो वो इसमें जितनी भी 23 होगी उसी को ही हाईलाइट करके देगा, तो ये इसलिए यूज़ होता है जो इक्वल हो। ओके, उसके बाद ये आता है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। ऊपर 4 है, इसमें तो हमने वैल्यूज़ को हाईलाइट किया, लेकिन इस ऑप्शन में हम टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे आके इस पे चलते हैं एंड इसको अब हमने टेक्स्ट देना है। इसका कोई एक सिटी देंगे और उसको हाईलाइट करके दे देगा। हम इसको देते हैं बोस्टन। ओके, ये हमने इसको एक सिटी दे दिया। उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं, बोल्ड, ब्लैक, नो, इसको करते हैं वाइट एंड इसको फिल करते हैं हम रेड से। ओके ओके, तो ये देखें अब ये बोस्टन जहाँ जहाँ था उसने उसको हाईलाइट करके दे दिया। तो ये सिटी अगर हमने टेक्स्ट कहीं पे करना हो तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो जाती हैं। अब ये डेट है। डेट का मतलब हमें जो डेट हाईलाइट करवानी है यहाँ पे हम वही करेंगे। इसका कुछ तरीका अलग है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। डेट को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे आके डेट पे चलते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, ये सारी चीज़ें। तो अगर हमने यहाँ डेट में यस्टरडे इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो हमें कल जो गुजर चुका है उसकी डेट को हाईलाइट करके देगा। अगर हम टुडे पर करेंगे तो वो हमें आज की डेट ही हाईलाइट करके देगा। अगर हम टुमारो करेंगे तो वो जो आने वाला कल है उसकी डेट को हाईलाइट करके देगा। और अगर हमने लास्ट 7 डेज़ या लास्ट वीक जिस भी डेट को हाईलाइट करवाना हो, जस्ट हम उसको वो फॉर्मेट देंगे एंड वो उसको सिलेक्ट करके दे देगा। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं नेक्स्ट मंथ। ओके, और इसको फॉर्मेटिंग दे देते हैं, हम फिल कर देते हैं इससे बोल्ड एंड इसको वाइट कर देंगे। ओके ओके, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट मंथ है हमारा जो क्या है, अक्टूबर है। तो इसने अक्टूबर को किया है या नहीं, ये अक्टूबर। आप सोच रहे होंगे इसने तो ये हाईलाइट भी नहीं किया। इसको ज़रा आप सिलेक्ट करके देखें तो ये 10/1/2024 है। मतलब ये नेक्स्ट मंथ तो नहीं है, ये तो 2024 का मंथ है। तो हमें 2025 का नेक्स्ट मंथ चाहिए। तो हम ज़रा आगे देखते हैं। तो ये देखिए, इसको आप सिलेक्ट करके देखिए। अब ये देखिए 1/10/2025, तो ये नेक्स्ट मंथ है। हमने नेक्स्ट मंथ को उसको फॉर्मेट दिया और उसने सारा हाईलाइट करके दे दिया। इस तरह आप अगर दूसरी डेट्स भी करवाना चाहते हैं हाईलाइट तो जस्ट उसको फॉर्मेट दें और वो आपको हाईलाइट करके दे देगा। हमारे पास ऐसा होता है कि बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं जो डुप्लिकेट हो जाती हैं, गलती से ही हो जाती हैं डुप्लिकेट, या हमें डुप्लिकेट वैल्यू चाहिए होती हैं अलग करने के लिए। तो वो हम अगर हाईलाइट करना चाहें तो इसका ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं।
अब इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ डुप्लीकेट पे चलते हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा। एक और ऑप्शन भी है यूनिक मतलब सिर्फ एक वैल्यू हो जिसकी, तो हम यूनिक को सिलेक्ट करेंगे। एक वैल्यू होगी मतलब उसका डबल नहीं होगा तो वो सबको हाईलाइट कर देगा। लेकिन अगर हम डुप्लीकेट करवाना चाहते हैं तो डुप्लीकेट को सिलेक्ट करेंगे, वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट कर देगा। अब इसको फॉर्मेटिंग भी दे देते हैं, बोल्ड वाइट, जिसको फिल करते हैं ऐसे। ओके, तो ये देखिए अब ये सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी जो उसने हमें हाईलाइट करके दे दी हैं, जितनी भी थी। ये तो हाईलाइटिंग हो गई, इसके सारे ऑप्शंस कवर हो गए। उसके बाद आता है टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल, आइकन सेट्स। तो ये इतनी खास चीज़ें नहीं है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पहले उनको कवर कर लेते हैं। यहाँ पे आपको न्यू रूल, क्लियर रूल्स एंड मैनेज रूल्स का ऑप्शन भी नज़र आ रहा होगा। तो पहले तो क्लियर रूल्स पे चलते हैं। क्लियर का मतलब तो नेम से ही पता लग रहा है कि क्लियर करनी है कोई चीज़। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। अगर हमने सारी हाइलाइट्स को क्लियर नहीं करना तो हम सिलेक्ट करेंगे कि इसमें से हमें क्लियर करवानी है। इसको सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे जाके क्लियर रूल एंड यहाँ पे सिलेक्टेड, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो सिर्फ उसने इसमें से ही किया, बाकी वैसे की वैसे खड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि सिलेक्ट जो यही था, जो हम सिलेक्ट करेंगे उसी में से ही उसने हाईलाइट क्लियर करनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट, के सारी शीट में से अगर आपने हाईलाइट क्लियर करवानी है तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये अब कहीं भी आपको हाईलाइट नज़र नहीं आएगी क्योंकि हमने सारी शीट में से ही क्लियर कर दी है। तो ये क्लियर रूल्स इसलिए यूज़ होते हैं। उसके बाद है न्यू रूल, ये ज़्यादातर फार्मूलाज के लिए यूज़ होते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हमें इसके बारे में हर एक चीज़ पता हो, जैसे आईडी, डेट, सिटी, कैटेगरी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी एंड ये सारी चीज़ें। तो ये पूरी लाइन हाईलाइट हो। ओके, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, न्यू रूल पे जाएंगे एंड इसको यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसको फॉर्मेट देंगे। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें ईस्ट को हाईलाइट करवाना है। ईस्ट की पूरी रो, जहाँ जहाँ भी ईस्ट है उसकी पूरी रो करवानी है। इसको सिलेक्ट करेंगे। आपने पता है क्या करना है, जो नेम आपने फॉर्मेट में देना है उसका पहला ही सिलेक्ट करना है। ये नहीं कि यहाँ ईस्ट है, यहाँ ईस्ट है और आप ये सिलेक्ट कर ले और सब पे हो जाएगा। नहीं, आपने पहला ही ईस्ट लेना है। चाहे वो यहाँ भी होता है, यहाँ वेस्ट होता और यहाँ पे ईस्ट होता, तो आपने पहले ईस्ट, ये आ रहा था ना तो आपने इसी को ही लेना है। लेकिन यहाँ पे पहले आ रहा है तो हमने ये ले लिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपने डॉलर का साइन ख़त्म करना है एंड अब इक्वल का साइन। उसके बाद यहाँ पे लिखना है ईस्ट, ये हो गया। और अब इसको फॉर्मेट भी दे देते हैं। इसको फॉर्मेटिंग देते हैं हम, फिल इससे हो एंड फॉन्ट बोल्ड और ये हो वाइट। ओके, ओहो, ये क्यों नहीं हुआ, सिर्फ उसने कुकीज़ को ही कर दिया। ये हमसे एक गलती हुई है कि हमने सारे डेटा को सिलेक्ट नहीं किया। अगर हम सारे डेटा को सिलेक्ट ना करें तो जो एक सेल उसने सिलेक्ट किया हुआ होगा सिर्फ उसी को ही वो उठाएगा। तो हम इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल A एंड उसके बाद हम यहाँ फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रोल, यूज़ अ फार्मूला एंड फॉर्मेटिंग क्या देंगे हम, ईस्ट। उसके बाद डॉलर को करेंगे ख़त्म एंड यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के ईस्ट लिखेंगे। फॉर्मेट हम इसको देते हैं। तो ये देखें, ये सारे ईस्ट जहाँ जहाँ भी थे सारे हाईलाइट हो गए हैं। ये देखें, अब कहीं भी आपको वेस्ट हाईलाइट होता हुआ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ ईस्ट ही उसने लिया क्योंकि हमने ईस्ट ही दिया था कि हमें ईस्ट हाईलाइट करके दे। इसी तरह अगर आपने वेस्ट करना है तो आप ईस्ट की जगह वेस्ट लिखेंगे, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फॉर्मेटिंग देके आप वेस्ट को भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह की जाती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप एक एक को हाईलाइट नहीं कर सकते। तो इस तरह सारे डेटा को सिलेक्ट करके उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अरिथमेटिक फार्मूलाज को तो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम करेंगे स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज।
ये क्या है? स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज में पहले तो सम हमें नज़र आ रहा है, एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम। सम तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पीछे किया, तो इसको अब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत डिटेल से मैं पिछली वीडियो में कर चुकी हूँ। एवरेज पे चलते हैं। एवरेज मतलब दरमियानी वैल्यू कि इसका एवरेज क्या है। अब हमारे पास ये डेटा है, कुछ स्टूडेंट्स का मार्क्स दिए हुए हैं, टोटल किया हुआ है, तो एवरेज हमें इसका निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए भी वही फार्मूला है हमारे पास, इक्वल का साइन लगाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे एवरेज। जैसे AV लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ जाएंगे, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा एंड नीचे आपको साइन टिक्स भी देगा। ये नहीं है कि आपको पता नहीं है कि इसके आगे आप क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, वो आपको नीचे फॉर्मेटिंग दे देगा कि आपने पहले नंबर लगाना है, उसके बाद आगे नंबर 2 एंड नंबर 3 ऐसे कॉलम सारे लगाते जाना है। तो ये करना है। तो अब क्या करेंगे? इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जैसे हमने सम में किया था, ये 4 सब्जेक्ट के बाद हमने इसको एंटर करना है और यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी। इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आए, सब स्टूडेंट्स का एवरेज आ गया। उसके बाद आता है मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, मिनिमम कम से कम नंबर। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इसका फार्मूला लगाना है, इक्वल का साइन, उसके बाद मैक्स। इसमें क्या करेंगे कि हम मैक्सिमम पूरा नहीं लिखेंगे। यहाँ एवरेज तो हमने पूरा लिखा है, इसको लिखना भी हमने पूरा है, लेकिन मैक्सिमम में सिर्फ हम मैक्स लिखेंगे। ये ऑप्शन उन्होंने हमें दे दिया है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे एंड टैब पर क्लिक। उसके बाद इस सारी रो को सिलेक्ट करेंगे। सारी मतलब जो सब्जेक्ट के नंबर्स हैं, टोटल को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जहाँ तक हमारे सब्जेक्ट हैं जस्ट उनको ही सिलेक्ट करना है एंड एंटर कर देना है। तो ये देखिए 86 हमारा मैक्सिमम है। जाहिर सी बात है 86 इनमें से सबसे ज़्यादा है, तो 86 ही उसने सेलेक्ट किया। उसके बाद इसको ड्रैग करके ये सारा हो गया। मिनिमम भी ऐसे है, जस्ट हमने इसको फार्मूला देना है मिन। ये इसको सेलेक्ट करेंगे, टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर और इसको ड्रैग करके ये बढ़ा दिया 25। जाहिर सी बात है 25 सबसे कम है इन सब में से, तो उसने हमें उसी पे सिलेक्ट करके यहाँ पे दे दिया है। तो ये थे एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम के फार्मूलाज। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सम वाले फार्मूले की तरह ही है। उससे आगे चलते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है काउंट। काउंट एक काउंट ब्लैंक। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम काउंट करते हैं तो इसमें हम वही काउंट करेंगे जो हमें मिलेंगे। मतलब अगर हमें 67, 56, 45 एंड 86, तो जब हम इसको काउंट करेंगे तो वो 4 एंट्रीज लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 एंट्रीज दे देगा। क्यों? क्योंकि ये 4 के 4 थे, तो वो हमें दे देगा। अब हम इस थर्ड पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक एब्सेंट है। बेशक उसमें उसकी एंट्री है, लेकिन वो एब्सेंट तो है तो नहीं, वो उसी को काउंट करता है जो वहाँ पे एंटर होते हैं। अब ये एब्सेंट है तो इसको वो नहीं गिनेगा और इसको 3 कर देगा। एंड ये अगर ब्लैंक है तो वो ब्लैंक को भी नहीं गिनेगा और इन 3 को लगा देगा। इसको ज़रा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसका फार्मूला बिल्कुल वही है, और इसको इक्वल का साइन एंड काउंट, ये इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद टैब करेंगे एंड इन सब को यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये देखिए उसने 4 दे दिया। अब इसको ड्रैग करके ज़रा सब पे ले आते हैं, वो यहाँ से ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पे 4 है, क्योंकि 4 है उसमें, यहाँ पे उसने 3 दे दिया। क्यों? क्योंकि एक एब्सेंट है, उसने उसी को ही गिना जिसने एंट्री की है। अब यहाँ पे 2 हमारे पास 2 ने एंटर किया है और 2 ने नहीं किया, तो उसने सिर्फ 2 को ही लिया है, क्योंकि जो एंटर है उनको ही काउंट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं काउंट ए का मतलब है ऑल, ये सबको ही काउंट करेगा। अगर कोई खाली है, कोई एब्सेंट है, एंट्री है उसकी लेकिन वो ब्लैंक है, सबको काउंट करेगा। इसका भी फार्मूला यही है, इक्वल का साइन काउंट। तो हम यहाँ पे काउंट ए को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद टैब पे क्लिक करेंगे एंड इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक, एंटर। तो ये देखें 4, इसमें 4 ही हैं एंड इसको ज़रा ड्रैग करके यहाँ तक लाते हैं। अब ये देखें यहाँ पे उसने 3 को लिया, मतलब वो ब्लैंक को नहीं गिनेगा, सिर्फ अगर एब्सेंट है तो गिनेगा, अगर ब्लैंक है तो उसको नहीं गिनेगा। ओके, यहाँ पे ऐसे ये ब्लैंक है, उसने सिर्फ 3 को ही काउंट किया।
तो इस तरह से ये काउंट ए होगा, जिसमें वो सिर्फ एंट्रीज को ही गिनेगा। अगर ब्लैंक है तो वो उसका मसला नहीं है, तो वो उसको नहीं काउंट करेगा। ब्लैंक जैसा कि नेम से ही पता लग रहा है कि ये सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है। अब इसके लिए वही फार्मूला लगाते हैं, इक्वल का साइन एंड काउंट ब्लैंक। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद टैब एंड इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक, एंटर। ओके, ये देखिए इसमें कोई ब्लैंक नहीं था तो उसने 0 दे दिया इसे। अब इसमें भी कोई ब्लैंक नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी, इसमें है तो उसने इसको 1 दे दिया, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ पे उसने 1 दे दिया, बाकी उसने 0 कर दिया। तो ये सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है। तो आई होप आपको ये फार्मूला समझ आ गए होंगे। अगर आपको सम का फार्मूला आ गया तो समझो आपको ये वाला भी आ गया। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम टेक्स्ट फार्मूला पर। यहाँ पे आपको पहले नजर आ रहा होगा लेफ्ट। फार्मूला बिल्कुल वही होगा, बस टेक्स्ट फार्मूला इसमें थोड़ा सा चेंज है क्योंकि यहाँ पे नेम्स है। अब आपको यहाँ पे नेम्स नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे हम जरा फार्मूला लिखते हैं, इक्वल का साइन एंड यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट। यहाँ पे आपको जैसे ही है वहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करना है एंड टैब। उसके बाद वो कह रहे हैं कि टेक्स्ट क्या आपको किस में से और नंबर कैरेक्टर्स। यहाँ फार्मूला सिंटैक्स में आ गया है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमने इसमें से कितने कैरेक्टर काउंट करवाने हैं लेफ्ट साइड से। हम पहले तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, ओके। उसके बाद कॉमा लगाएंगे एंड नंबर कैरेक्टर्स की आपने कितने कैरेक्टर्स को काउंट करवाना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4, उसके बाद एंटर करेंगे। तो ये देखिए ये 4 हो गया, MR डॉट, उसके बाद स्पेस है। अब यहाँ पे देखिए MRI, ये 3 कैरेक्टर हो गए, उसके बाद स्पेस है और उसके बाद एक है। अब हम इसको दोबारा कर लेते हैं, यहाँ पे 5 लिखते हैं। अगर एंटर करेंगे तो ये 5 कैरेक्टर उसने लेफ्ट साइड से दिया। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये M1 R2 डॉट 3 एंड ये स्पेस को भी हम इसमें कैरेक्टर में शामिल करेंगे क्योंकि ये भी एक कैरेक्टर ही है, तो हम स्पेस को भी वो करते हैं। एंड A5, तो ये 5 कैरेक्टर हमने इसको दिए, तो उसने लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर हमें काउंट करके दे दिया। अब इसको हम ड्रैग करेंगे एंड यहाँ तक ला के उसने सब के 5 कैरेक्टर ले लिए लेफ्ट साइड के। ओके, अब राइट है, राइट में भी वही है कि ये हमें अब राइट साइड से कैरेक्टर को काउंट करके देगा। बस इसको फार्मूला देना हमने इक्वल एंड यहाँ पे लिखेंगे राइट, उसने पहले ही हमें दे दिया है राइट, टैब एंड टेक्स्ट। उसके बाद हमें कितने कैरेक्टर चाहिए, हम इधर लिखते हैं 4, एंटर करेंगे। ओहो, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया हमने, इसलिए उसने हमें कुछ भी नहीं दिया। तो पहले तो हम यहाँ कॉमा लगाएंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। तो ये देखें -TYK दे दिया उसने, क्योंकि हमने 4 कैरेक्टर किए थे तो उसने 4 कैरेक्टर ही हमें दिए हैं। उसके बाद इसको ड्रैग करके यहाँ तक सारे आगे काउंट कर लेगा खुद ही है। उसके बाद मिड, जैसे इससे ही शो हो रहा है कि ये मिड के कैरेक्टर्स को काउंट करके देगा। फार्मूला लिखते हैं हम इक्वल का साइन, उसके बाद मिड, ये इस पे एंड टैब। अब वो पता है क्या हमसे पूछ रहा है कि एक तो टेक्स्ट दो उसको, ओके, उसके बाद कॉमा, उसके बाद वो कहते हैं स्टार्ट नंबर के आपको किस नंबर से स्टार्ट करना है, उसका हम आपको मिड देंगे, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलता कि कौन मिड में है कौन सा नंबर नहीं है, तो हमें वो देना पड़ेगा कि इसका मिड निकाल के दो। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं 3, उसके बाद कॉमा एंड नंबर कैरेक्टर्स हमें कितने चाहिए, 5, एंटर करेंगे। तो ये देखें U-234, तो हमने इसको मिड दिया था 3, तो उसने इस तरह से हमें मिड करके दे दिया। अब इसको ड्रैग करके आगे भी ऐसे कर देंगे। ओके, लेंथ पे चलते हैं। लेंथ का मतलब जो डेटा है उसमें कितनी वैल्यूज़ हैं ये सब को काउंट करके देता है। अब यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, सेम वही, बस यहाँ पे लिखेंगे लेंथ को पूरा नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे लेंथ। जैसे हमने मैक्सिमम का सिर्फ मैक्स लिखा था, मिनिमम का मिन लिखा था, तो लेंथ का हम सिर्फ लेंथ लिखेंगे। ओके, उसके बाद टैब करके हम इसको सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, उसके बाद एंटर कर देंगे। 12, उसने 12 कैरेक्टर्स हमें काउंट करके दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 ही है। उसने हाइफन को और जो लेटर्स हैं हमारे पास, जो नंबर्स हैं, सबको काउंट करके सारा कुछ हमें दे दिया।
ओके, इसको अब ड्रैग करके हम सारे आगे कर देंगे। उसके बाद है ट्रिम। ट्रिम मतलब अनवांटेड स्पेस को ख़त्म करना। सारी स्पेस को ये ख़त्म नहीं करेगा, ये फार्मूला जो ट्रिम का है, सिर्फ उसको करेगा जो इसमें अनवांटेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर अली खान, लेकिन यहाँ पे 2 दफ़ा स्पेस है, यहाँ पे 1 दफ़ा स्पेस होनी थी बस और काम हो जाना था, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है। तो इसको ठीक करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। इसको भी वैसे ही लिखते हैं, इक्वल का साइन, ट्रिम, इसको सिलेक्ट करके टैब एंड टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। तो ये देखें अब मिस्टर अली, अब इसमें स्पेस तो उसे है लेकिन उतनी है जितनी हम चाहते हैं, जितनी नेम पे अच्छी लगेगी। बाकी जो अनवांटेड स्पेस थी उसने इसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद इसको ड्रैग करके बाकी सारे पे भी हम इसे ठीक कर लेंगे। उसके बाद है टेक्स्ट। यहाँ पे कुछ हमें डेट्स दी हुई है, बर्थ डेट्स। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें हर साल बर्थ डेट तो याद होती है, लेकिन ये याद नहीं होता कि इस डेट को दिन क्या होगा। तो अगर हमें अपनी बर्थ डेट्स के पिछले बर्थडे हैं उनके डेज को मालूम करना हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका भी हम वही लेंगे फार्मूला, इक्वल का साइन, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट, टैब एंड वैल्यू, इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा। अब वो हमें क्या कह रहे हैं कि आपको किस फॉर्मेट में टेक्स्ट चाहिए। अब डे है, हम अगर चाहते हैं कि हमें पूरा डे लिख के दे दें, अब फ्राइडे है तो हमें FRIDAY पूरा ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे 4 दफ़ा डी लिखेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि FRI सिर्फ आधा हो हमें, तो हम क्या लिखेंगे 3 दफ़ा लिखेंगे। इस तरह हमें आसानी होगी ये सब करने में। तो हमें पूरा ही चाहिए तो हम इसको 4 दफ़ा डी दे देंगे। अब कर देंगे एंटर। ये क्यों नहीं आया, ओहो, एक चीज़ यहाँ पे हम देना भूल गए और वो है इसके ऊपर ये एंड यहाँ भी। इसके बाद एंटर करेंगे तो ये देखें ये अब फ्राइडे आ गया कि 14 जून को क्या था, फ्राइडे। तो इसको ड्रैग करके यहाँ तक बाकी को भी हम मालूम कर लेंगे कि यहाँ इस दिन कौन सा डे था। इस तरह हम मंथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वही फार्मूला लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं MMM, एंटर। तो ये देखिए 6 का मंथ होता है, जो जून का ही है तो उसने जून ही हमें दे दिया। 1 मिनट, हम इसको ज़रा 7 कर दें, यहाँ 7 कर देते हैं। अब इसको डबल टैप करके अब इसको ड्रैग करके हम यहाँ लाते हैं। तो ये देखें ये जून क्योंकि ये 6 का मंथ था और यहाँ पे हम 7 दे दिया तो उसने जुलाई लिख दिया। तो इस तरह से हम डेज मालूम कर सकते हैं कि इस डेट को कौन सा डे बनता था। तो उसके बाद आते हैं लोअर, अपर एंड प्रॉपर। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। लोअर मतलब अगर हम अपने नेम्स के सारे लेटर्स स्मॉल लेटर्स में चाहते हैं तो हम लोअर का फार्मूला लगाएंगे, इक्वल लोअर, ये इसको सिलेक्ट करेंगे, टैब पर क्लिक एंड ये वाला टेक्स्ट हमें चाहिए। उसके बाद एंटर एंड ये देखें ये सारे जो लेटर्स थे वो स्मॉल हो गए। अब इसको आगे भी सारे ऐसे कर दो। अब अपर में भी यही है, जस्ट फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद क्या फार्मूला होगा अपर, इसको सिलेक्ट करेंगे, टैब करेंगे एंड टेक्स्ट, उसके बाद एंटर। और ये देखिए अब सारे हमें कैपिटल लेटर्स में मिल गए। अब नीचे आते हैं प्रॉपर फार्मूला, जैसे ये मिस्टर अली खान, अभी इसका ए कैपिटल होना चाहिए था, इसका एन स्मॉल होना चाहिए था। तो ये बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, हमें प्रॉपर फॉर्मेटिंग चाहिए जिस तरह होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, प्रॉपर, इस पर क्लिक करेंगे एंड टैब पर, उसके बाद टेक्स्ट एंड एंटर। तो ये देखिए उसने हमें सारा कुछ दे दिया, ए को भी बड़ा कर दिया, एन को भी कम कर दिया हमारी मर्जी के मुताबिक। एंड यहाँ पे इस तरह आप सारे को हमने सही तरह से कर दिया। तो ये थे हमारे टेक्स्ट फार्मूलास। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं थे इतने मुश्किल, बिल्कुल वही सेम फार्मूला है जो यूज़ होता जा रहा है हर जगह, बस थोड़ा सा चेंजिंग आती है, जो नेम होता है वही वहाँ पे आ जाता है। जैसे यहाँ पे लेफ़्ट है तो हम लेफ़्ट लिख देते हैं, बाकी सारी वही फॉर्मेटिंग होती है, राइट सारी सब कुछ वैसा ही है। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें लेना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है, बाकी बहुत आसान चीज़ें हैं इसमें।
अगला जो फार्मूला हम डिस्कस करेंगे वो है डेट एंड टाइम फार्मूला। सबसे पहले है करंट डेट। करंट डेट मतलब जो आज की डेट है, इसको हमने अगर मालूम करना हो तो इसके लिए भी हम फार्मूला ही यूज कर सकते हैं। फार्मूला लगाएंगे इक्वल साइन। करंट डेट जब मालूम करनी हो तो टुडे का फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि आज की डेट हम कर रहे हैं तो टुडे ही लगाएंगे। टुडे ये नीचे आ गया है उसका ऑप्शन, टैब करेंगे। उसके बाद वो सिंटैक्स में क्या दे रहा है कि टुडे लिखो, उसके बाद पैरेंथेसिस को ब्लैंक ही छोड़ दो, कोई कुछ भी ना दो, ब्लैंक ही छोड़ दो। तो हम एंटर करेंगे तो ये देखें ये आज 27 सितंबर 2025 है, तो उसने वही दे दिया। इसकी एक शॉर्टकट की भी है जो कि कंट्रोल सेमीकोलन है। जैसे ही आप कंट्रोल सेमीकोलन को प्रेस करेंगे तो आपके पास यही डेट आ जाएगी। उसके बाद आता है करंट टाइम। करंट टाइम मतलब हमें डेट भी साथ हो और टाइम भी साथ हो, ये मालूम करना हो तो हम नाउ का फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं जरा, इक्वल नाउ पे आएंगे एंड टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ भी वो ऐसे ही कह रहा है कि हमें पैरेंथेसिस को खाली छोड़ना है, इसमें कुछ नहीं देना। उसके बाद एंटर करेंगे तो ये देखें डेट भी दे दी और साथ साथ टाइम भी दे दिया। एक बात का ख्याल रखना है आपने कि यहाँ पे जो हमारे स्क्रीन पे डेट होगी वही ही यहाँ पे शो होगी, अदरवाइज उसको ऐसे तो पता नहीं है ना कि कौन सी डेट है कौन सा टाइम है, तो उसको स्क्रीन से ही लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ डेट और टाइम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर आपके यहाँ पे डेट एंड टाइम इनकरेक्ट आ रहा है तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं ये डेट, टैग, डे, ईयर, मंथ। अब हमारे पास ये डेट है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आएगी। लेकिन अगर हमने इसको टेक्स्ट में लिखना हो, हम चाहते हैं कि हमें मंथ को टेक्स्ट में लिख दें या डे को टेक्स्ट में लिख दें या ईयर को टेक्स्ट में, टेक्स्ट फार्मूला लगाएंगे इक्वल का साइन। उसके बाद करेंगे टेक्स्ट, टैब करेंगे। उसके बाद हम देंगे उसको वैल्यू। वैल्यू कौन सी? ये वाली जो हमने मालूम करनी है, ओके। उसके बाद कॉमा। अब वो कह रहे हैं हमें फॉर्मेट दो टेक्स्ट कि आपको क्या लिखवाना है। जैसे कि डेट में मंथ हो तो हम उसको एम से शो करते हैं, डे हो तो डी से एंड ईयर हो तो वाई से। अब वो भी वही फॉर्मेट हमसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या मालूम करवाना है, आपको मंथ करवाना है, ईयर करवाना है या डे करवाना है, तो ये हमें उसको देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डे करवाएंगे, क्या करेंगे डी ही लिखेंगे, डी 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 ही लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल कोट लाजमी लगाएंगे। तो हम एक और भी डी दे देते हैं। अब एंटर करेंगे तो ये देखिए सैटरडे उसने हमें दे दिया टेक्स्ट में लिख के। इसी तरह अगर हम सिर्फ मंथ मालूम करना चाहते हैं तो हम एम देंगे तो वो हमें मंथ भी इसी तरह टेक्स्ट में लिख के दे देगा। और उसके बाद आता है डे। अब इसको हम सिलेक्ट करें तो यहाँ पे क्या होगा हमें मालूम तो नहीं है कि अब ये 9 डे है या मंथ है, ये 27 25 क्या है, इक्वल का साइन। उसके बाद आएंगे डे, इसको सिलेक्ट करेंगे, टैप करेंगे। उसके बाद सीरियल नंबर ये वाला एंटर करेंगे तो 27 डे उसने कह दिया कि इस डेट में से ना 27 है वो डे है आपका। इसी तरह मंथ का भी बिल्कुल यही फार्मूला है। जस्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मंथ, ओके, टैब एंड सीरियल नंबर एंटर करेंगे तो 9th, इसमें 9th मंथ है, इसको ड्रैग करके हम तो ये भी आ गया। उसके बाद ईयर है, इस बार भी वही बिल्कुल फार्मूला इक्वल, पहले ही आ गया। इसको टैब करेंगे, सीरियल नंबर एंड एंटर तो ये देखें 2025 उसने नहीं दिया। अब यहाँ पे 96 था। अब ये पता तो नहीं है हमें कि ये क्या है, 2096 है या कुछ है, ये 12 है, तो इसका भी कोई पता नहीं है ना हमें। तो हमने अगर यार मालूम करना हो तो इस तरह करेंगे, वो हमें सही से दे देगा। उसके बाद आगे चलते हैं कि कुछ फार्मूलाज हैं, इनको डिस्कस करेंगे। जो ईयर होता है वो कितना होता है 365 डेज का, ओके। अगर लीप ईयर हो तो वो 366 है, लेकिन हमने मैथ्स में पढ़ा होगा कि वो हमें कुछ क्वेश्चंस देते हैं कि आप इसको 360 डेज के मुताबिक करके दें। उनको ये नहीं होता कि कौन सा मंथ 31 डेज का है, कौन सा 30 डेज का है, कौन सा 28 का है, 29 का है। उसको बस सारे मंथ्स 30 डेज के ही चाहिए होते हैं, तो वो इसलिए वो करता है। उसमें कितने हॉलीडेज हैं ये वो कुछ भी नहीं करता। अब यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि स्टार्ट डेट है एंड एंड डेट है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितने डेज आते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑफिस में कोई काम करता है तो वो कहता है मुझे इतने दिन की छुट्टी चाहिए, तो उसको एक मंथ की छुट्टी दे दी जाती है। उसकी स्टार्ट डेट कब से होती है 27 से और एंड डेट 27 ही है, मतलब 1 मंथ। लेकिन वो इसमें कह रहे हैं कि 360 के हिसाब से आपने मालूम करनी है कि कितने डेज बनते हैं, ओके। इनको फार्मूला देते हैं हम, इक्वल डेज 360, टैप करेंगे, क्या कह रहे हैं स्टार्ट डेट पर क्लिक करेंगे, कॉमा एंड डेट,
एंड डेट, उसके बाद फिर कॉमा, एंड यहाँ पे वो हमें ये भी कह रहे हैं कि यूएस मेथड के या यूरोपियन मेथड, इसमें हम ट्रू कर देते हैं एंड एंटर कर देते हैं। 60 डेज आ गए हमारे। अब इसको आगे करेंगे और इस तरह कर लेंगे। 27 से 27 1 मंथ ही बनता है, इसलिए उसने 30 ही दे दिया। अब उसने ये नहीं देखा कि 9th वाला मंथ या 10 वाला मंथ 31 डेज का है या कितने का है। उसने 360 के हिसाब से किया, मतलब हर मंथ को 30 कर दिया। तो ये देखिए जितने भी मंथ थे उसने सबको 30 पे ही फिक्स कर दिया है। उसके बाद है नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज क्या है कि जिसमें हम काम करते हैं। अब अगर कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को छुट्टी दे रहा है 1 मंथ की, तो वो उसमें हॉलीडेज भी तो आएंगे ना, तो वो भी तो उसमें गिने जाएंगे। लेकिन अगर हम उन हॉलीडेज को निकाल दें तो कितने डेज उसकी वर्किंग डे में एब्सेंट होगी या कुछ भी होगी, इसके लिए हम ये लगाएंगे इक्वल का साइन। नेक्स्ट नेटवर्क, ये आ गया, टैब करेंगे। उसके बाद स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, कॉमा, उसके बाद हॉलीडेज। कह रहे हैं हॉलीडेज भी बताओ कि कितने हैं कितने नहीं। फिलहाल तो हम नहीं बताते, एंटर कर देते हैं। एंड ये देखें, ये उसने खुद ही ले ली 21। और ये सारा भी क्यों ली उसने 21, क्योंकि 30 है ना, तो हर इसमें सैटरडे संडे हर वीकेंड पे तो हॉलीडेज तो 2 होते हैं, तो उसने अपने हिसाब से ही ले लिया 7, इसलिए उसने 21 बना दिया। लेकिन अगर हम उसको हॉलीडेज देंगे कि इस डेट को हॉलीडे है, फिर ही वो अपने हिसाब से गिन पाएगा कितने डेज को माइनस करना है और कितने डेज को वर्किंग डेज बनाना है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नेटवर्क डेज इंटेल, इस फार्मूला को यूज करते हैं। अब जरा यहाँ पे करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये नेटवर्क। ये इसको करेंगे एंड टैब, उसके बाद स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, कॉमा। वो देखें, अब यहाँ पे उन्होंने हमें बता दिया कि वीकेंड, मतलब आपका वीकेंड किन डेज को होता है, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, या इनमें से किस में से होता है। अगर हम इसको सैटरडे संडे देंगे तो ये यही ही लेगा, नेटवर्क डेज वाले ही सारे ले लेगा, यही वैल्यूज ही दे देगा। क्यों? क्योंकि जब हमने उसको हॉलीडेज नहीं लिया तो उसने अपनी मर्जी से ही दे दिया सैटरडे संडे। अब अगर हम भी इसी को ले लेंगे तो भी हमें यही वैल्यूज मिल जाएंगी। लेकिन अगर हम इनमें से कोई और लेंगे कि सिर्फ हमें संडे को ही वीकेंड होता है, इसको सिलेक्ट करेंगे, टैब करेंगे, तो 11 हम ये नहीं लिखेंगे कि वो क्या है, हम वही करेंगे जिस नंबर पे होगा। हम उसको टाइप भी करके दे सकते हैं, अनटैप करके भी दे सकते हैं। तो ये हमने 11 वाला सिलेक्ट किया। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे एंड वो कह रहे हैं वो हॉलीडेज, कि इसमें कोई और हॉलीडेज भी आते हैं तो हम कहते हैं कि हॉलीडे होता है। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड एंटर करेंगे तो उसने हमें 26 डेज दे दिए। अब उसने काउंट करके दे दिया कि इसमें 4 संडे आते हैं और इस डेट को हॉलीडे भी होता है, उसको भी उसने काउंट कर लिया और हमें नेटवर्क डे अंटिल दे दिया। अब एम्प्लॉय को 26 डेज एब्सेंट, तो इस तरह से हम डेज 360 नेटवर्क डेज एंड नेटवर्क इंटेल के फार्मूला यूज करके इन डेज को मालूम करते हैं। उसके बाद आता है स्टार डेट, मंथ, ई डेट, ई मंथ। तो ये क्या है, ई डेट मतलब एंड डेट। अब फॉर एग्जांपल हमसे कोई 5,000 उधार लेता है और कहता है कि मैं आपको 2 महीने बाद वापस कर दूंगा। तो 2 महीने तो उसने कह दिए, लेकिन उन 2 महीने के बाद डेट क्या होगी, मतलब जिस डेट को वो हमें देगा उस दिन क्या डेट होगी। तो ये मालूम करने के लिए हम ई डेट फार्मूला को यूज़ करते हैं। इसको हम ज़रा लिख लेते हैं, इक्वल ई डेट, ये आ गया, टैब करेंगे। उसके बाद स्टार्ट डेट यही है कि 27 को लिया उसने एंड कॉमा, उसके बाद मंथ, कितने मंथ्स के लिए आपने वो उधार लिया, तो हम 2 मंथ्स के लिए ले रहे हैं ना, तो वही देंगे, एंटर करेंगे। तो ये देखें 27/11/2025, मतलब डेट तो वही है 27, लेकिन 2 मंथ्स थे ना, तो 2 मंथ्स ये आ गया। इससे आगे हम इसको ड्रैग कर लेंगे तो 4 मंथ 7 6 जितना होगा वो खुद ब खुद ही आगे करके हमें दे देगा। उसके बाद आता है ई मंथ के एंड मंथ। कोई मंथ 30 का होता है, कोई 31 का होता है, तो इसके लिए हम ई मंथ फार्मूला यूज़ करते हैं। इक्वल का साइन लगाएंगे, ई मंथ, ई ओ मंथ, इसको सिलेक्ट करेंगे हम।
EO का मतलब क्या है, एंड ऑफ मंथ। टैब करेंगे, उसके बाद स्टार्ट डेट, कॉमा, मंथ टू एंड एंटर। तो ये देखिए अब उसने क्या दे दिया, यहाँ पे 11 है लेकिन यहाँ 27 था, यहाँ 30। इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए अब ये वाला 11 वाला मंथ 30 का है, फर्स्ट 31 का। तो यहाँ पे उसने हमें डे दे दिया कि ये मंथ इतने डेज का है, ये इतने डेज का है। तो आपने अगर 37 को लिया है तो 3 दिन बाद 30 डेट को आपने उधार वापस करना है। तो ये थी एंड डेट एंड एंड मंथ फार्मूला। उसके बाद आता है टाइम। टाइम के लिए भी वही है जो हमने डेज के लिए यूज़ किए थे फार्मूलाज। अब आवर है, इसमें हमने देखना है कि आवर कौन सा है, मिनट कौन सा है, सेकंड कौन सा है। तो इसके लिए भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, इक्वल का साइन, आवर करेंगे, टैब, सीरियल नंबर एंड एंटर। तो 16 तो 60 ड्रैग करेंगे और सारे इस तरह आ जाएंगे। उसके बाद मिनट है, इसमें वही फार्मूला, इक्वल मिनट, टैब करेंगे, सीरियल नंबर एंड एंटर। उसके बाद टू ही मिनट थे तो उसने 2 दे दिए हमें, ड्रैग करके सारा इसको दे देंगे। ये सारे टू ही थे इसलिए इसने दे दिया। उसके बाद आता है सेकंड, इक्वल का साइन, सेकंड का फार्मूला, टैब, सीरियल नंबर एंड एंटर। तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं था, सेकंड 000 है, यहाँ पे 1234 है। तो यहाँ पे होंगे ज़रा, टैब ड्रैग करेंगे तो ये देखिए 1234 ये सेकंड थे, उसने यहाँ पे दे दिए। तो ये था टाइम एंड डेट फार्मूला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं थी, वैसे ही फार्मूला थे जैसे हमने पीछे देखा है सम के फार्मूलाज में, स्टैटिकल फार्मूलाज में। तो इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। अब करते हैं हम लॉजिकल फार्मूला को डिस्कस। लॉजिकल फार्मूला क्या है, जैसे इफ हो गया, इनको हम लॉजिकल फार्मूलाज कहते हैं कि अगर हमारे पास ये वैल्यू है तो इसका स्टेटस क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के, उसके बाद परसेंटेज दी गई है, उसके बाद वो कह रहे हैं इसका स्टेटस क्या है, ये फेल है या पास है। तो हमने ये मालूम करना है तो वो कैसे करेंगे। पहले तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, इक्वल का साइन, उसके बाद इफ का वो देंगे, यहाँ पे इफ लिखते हैं, ये देखें, उसके बाद टैब एंड। अब यहाँ पे उसने सिंटैक्स हमें दे दिया कि लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या होता है कि हमें उसको एक रेंज देनी है कि इस रेंज से ऊपर जितने हैं वो पास है, इस रेंज से नीचे जितने हैं वो फेल है। परसेंटेज है 100%। ओके, अब उसमें से हम कहते हैं कि 50% से ऊपर से हैं जो स्टूडेंट्स तो वो पास हैं एंड जिसके 50% से नीचे हैं वो फेल हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो उसको सिलेक्ट करेंगे लॉजिकल वैल्यू को, परसेंटेज को, इसको हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद हम इसको क्या देंगे, फॉर्मेट के ग्रेटर देन 50। क्यों, क्योंकि हमने इसको देनी है कि अगर इसका 50 से ज़्यादा है वो हमें पास चाहिए और जो 50 से कम है वो हमें फेल चाहिए, उनका स्टेटस हमें मालूम करके दें। तो हम इसको यही देंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे एंड यहाँ पे वैल्यू इफ़ ट्रू। तो हम क्या कि अगर ये वाली वैल्यू ट्रू है तो क्या होना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि अगर ये वैल्यू ट्रू है पास आए, इफ़ वैल्यू फॉल्स कि अगर ये वैल्यू फॉल्स है मतलब ये 50 से कम है तो क्या है, तो हम इधर लिखेंगे फेल, कि अगर ये वैल्यू 50 से कम है तो ये फेल हो। यहाँ पे ये लगाना भूल गए हम। ओके, उसके बाद एंटर करेंगे तो ये देखें अब उसने यहाँ पे पास दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि ये 68% है तो ये 50 से तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही है। इसको अब हम ड्रैग करके ऐसे कर देंगे तो पास 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 एंड ये फेल दिया। क्यों, क्योंकि ये 46 है, 46 तो 50 से कम है तो जाहिर है उसने फेल दे दिया। हमने उसको कंडीशन दी है ना कि जो 50 से अबव है उसको पास कर दें और जो 50 से बिलो है उसको फेल कर दें। तो उसने वही फॉर्मेट लिया, वही फार्मूला लिया, ये देखें, और उसको मैनेज करके हमें ये रिजल्ट दे दिया। तो इस तरह से हम लॉजिकल फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम सम इफ़ और सम इफ्स फार्मूला पर। जिस तरह हमने पीछे वाले फार्मूलाज किए हैं ये भी बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा क्योंकि इसमें क्राइटेरिया दिया जाता है। अब हमारे पास सम काउंट करने के लिए तो बहुत आसान सा फार्मूला है, हम उसको सम करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से डेटा हो, जैसे अब ये हमारे पास दिए गए हैं एम्प्लॉय नेम, सिटी, सेल्स, तो इनका डेटा मालूम करना हो। अब ये मिस्टर अहमद रज़ा यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, सब में तो हम
सारा सिलेक्ट करते थे वो हो जाता था, इस तरह से सिलेक्ट करके आगे सम हो जाता था। लेकिन अगर इस तरह से डेटा हो तो कैसे करेंगे, तो हम इस पर सम इफ का फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे लगाते हैं मिस्टर अहमद रजा, इसने कितनी सेल्स टोटल है, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला बिल्कुल वही है, सम इफ टैब, उसके बाद हम उसको रेंज देंगे, किसकी, उसकी जिसका हमने मालूम करना है। अब इसको मालूम करना है ना, ये मिस्टर अहमद रजा, तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इस एक को नहीं करेंगे, सबको करेंगे, ये सबको करेंगे, क्योंकि हमने सबको आगे ड्रैग करके मालूम करना है, तो हम इसको ड्रैग करके सारा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया देंगे कि हमने किसको करना है, तो जाहिर सी बात है हमने इस नेम को सिलेक्ट करना है। अगर आपने यहाँ पे नेम लिख दिया तो वो सिर्फ इसको ही काउंट करके देगा, बाकी का नहीं करके देगा। जैसे ही आप उसको सेल देंगे तो वो इन सब सेल को सिलेक्ट कर लेगा और जैसे ड्रैग करेंगे सबका हमें काउंट करके दे देगा। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, उसके बाद आता है सम रेंज, जिसका आप सम करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है हमने सेल्स का सम करना है, इसी को ही मालूम करना है ना हमने, तो इसको हम यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे पूरी रेंज को, पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। तो ये देखिए 24,000 सेल्स हुई। कैसे, मिस्टर अहमद रजा यहाँ है, उसकी क्या है 12,000 और एक यहाँ पे है, यहाँ भी 12,000, तो दोनों को जब उन्होंने सम कर दिया, दोनों का सम किया तो 24,000 आया। इसी तरह इसको भी उन्होंने ऐसे किया है। अब हम इसको ड्रैग करके सारा इस तरह कर देंगे, तो देखें कुछ ही सेकंड में हमारी सारी सेल्स की काउंटिंग यहाँ पे हो गई। तो सम इफ फार्मूला इसलिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सम इफ। आप सोच रहे होंगे कि सम इफ और सम इफ्स, जी हाँ, सम इफ्स थोड़ा सा उससे अलग है, क्योंकि सम इफ तो सिर्फ एक कंडीशन के लिए यूज होता है, लेकिन सम इफ्स है ना वो बहुत सारी कंडीशन के लिए यूज होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट एंड सेल्स, तो यहाँ हमने क्या मालूम करना है कि ये जो डेविड है इसने टोटल सेल्स कितनी की, लेकिन यहाँ हमने ये भी तो बताना है ना कि सेल्स तो इतनी की है, लेकिन किस चीज की है, मोबाइल की है, डेस्कटॉप की है, टैबलेट की है, एक्सेसरीज की है, किसकी की है, तो ये कंडीशन हमें यहाँ देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं जरा, इक्वल, उसके बाद सम इफ्स टैब, एंड यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सम रेंज दे, तो हमने जिसका सम करना है उसकी रेंज करनी है, तो जाहिर सी बात है हमने सेल्स की ही रेंज करनी है। इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, कि वो कह रहे हैं कि पहला क्राइटेरिया दें, पहली कंडीशन दें उसकी रेंज, तो हम इसको पहला क्राइटेरिया ये देंगे, डेविड हो, और डेविड किस में है, इस वाले सेल्स पर्सन वाले में, तो उसकी सारी रेंज हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट है क्राइटेरिया 1, मतलब इस क्राइटेरिया 1 की जो रेंज है, रेंज में से है उसका क्राइटेरिया लिखें, तो हम डेविड लिखेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया 2 के सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन होनी चाहिए कि डेविड हो, लेकिन उसने जो प्रोडक्ट खरीदा है उसकी रेंज, प्रोडक्ट वाले कॉलम को ही सिलेक्ट करेंगे सारा, क्योंकि हमें इसी में से ही चाहिए ना दूसरी कंडीशन, तो ये पूरी रेंज उसकी सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि वो क्राइटेरिया भी दो कि आपने किस चीज़ की सेल्स को टोटल करवाना है, तो हम यहाँ पे कोई दे देते हैं मोबाइल, ये सारी, डेविड ये लैपटॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आगे भी उन्होंने दिया हुआ क्राइटेरिया रेंज 3, अगर हमारे पास और भी कंडीशन यहाँ होती तो हम वो भी दे देते, इस तरह आगे करते जाते, लेकिन हमारे पास फिलहाल 2 ही हैं तो हम इसको 2 ही दे देते हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस ऑफ एंड एंटर, तो ये देखें ये टोटल सेल्स हमारे पास आ गए, इसको ड्रैग करके, तो हमने इसको ड्रैग किया, ये हमारे पास आ गई हैं। अब उसने उसी को ही लिया है जो हमने उसको कंडीशन दी थी कि हमें डेविड हो, लेकिन उसकी टोटल सेल्स चाहिए जिसके आगे लैपटॉप हो, तो उसने डेविड की जहाँ जहाँ लैपटॉप थी उसकी वो भी ले ली, अहमद एंड सारा अली जॉन जिसने भी सेल्स किया लैपटॉप को, उसने सबका टोटल यहाँ पे करके दे दिया। तो सम इफ फॉर्मूला इसलिए यूज होता है क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस को काउंट करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिल्टर एंड सॉर्टिंग। तो पहले फिल्टर देखते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा हो और उसमें से ऐसी चीज़ें हों जो हमें नहीं चाहिए,
तो हम उस पर फ़िल्टर लगा के उसको ख़त्म कर सकते हैं और जो हमें चीज़ें ज़रूरत हो उनको अपने पास रख सकते हैं। ये हमारे पास एक डेटा है, तो यहाँ पे हम ज़रा फ़िल्टर लगाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ फ़िल्टर आ गए हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते तो कंट्रोल शिफ्ट एल को जब करेंगे तो वो ख़त्म भी हो जाएंगे। मतलब आप जब उसको फ़िल्टर लगाना चाहेंगे तब भी शॉर्टकट की यही है, कंट्रोल शिफ्ट एल, एंड जब ख़त्म करेंगे तब भी यही यूज़ करेंगे। अगर शॉर्टकट की मालूम नहीं है, याद नहीं रही, तो आपको यहाँ पे भी एक ऑप्शन मिल जाएगा एडिटिंग के ग्रुप में, फ़िल्टर एंड सॉर्ट। इसको जैसे क्लिक करेंगे, ये फ़िल्टर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, फ़िल्टर यहाँ पे लग जाएंगे। ओके, अब ज़रा हम इस पर अपना काम करते हैं। फ़िल्टर में क्या होता है कि गैर ज़रूरी चीज़ों को वो ख़त्म कर देता है। अब ये डेट है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कहेंगे कि डेट फिल्टर्स के, यहाँ पे डेट को फिल्टर्स किया जाता है। उसके बाद रीजन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कहेंगे कि टेक्स्ट को फिल्टर किया जाता है। एंड यहाँ पे जब आएंगे हम तो यहाँ पे नंबर्स को फिल्टर किया जाता है। अब हम ज़रा प्रैक्टिकल इसको करके देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम चाहते हैं कि डेट है जो ईयर हो 25 सिर्फ। ओके, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये सारे इसको ऑफ कर देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कर देंगे हम इसको ओके। तो ये देखिए अब ये क्या है, सारी चीज़ें ख़त्म होगी, सिर्फ जो 2025 था हमने ईयर किया था सिलेक्ट, सिर्फ उसी का डेटा उसने हमें दे दिया है। तो ये इसीलिए ये किया जाता है कि बहुत बड़ा डेटा है, उसमें बहुत पीछे वाली चीज़ें भी पड़ी हैं, तो हमें सिर्फ न्यू चीज़ें रखनी है, तो हम इनको यूज़ करते हैं फिल्टर्स को। अब ये रीजन पे आते हैं, इसको हम ज़रा फिल्टर करते हैं। अब वो हमसे पूछ रहे हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसमें से आपने किसको मतलब अपने पास रखना है और किसको डिलीट करवाना है, ख़त्म करवाना है। तो हम यहाँ पे साउथ पे क्लिक करते हैं एंड ओके कर देते हैं। तो ये देखें अब सिर्फ साउथ है। अभी ये डेट भी चेंज हो गई है, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ रीजन को किया था, इधर उधर बेशक डेटा चेंज होता रहे लेकिन जो कॉलम आप सिलेक्ट करेंगे वो उसी को ही सिलेक्ट करेगा। हमने साउथ यहाँ पे सिलेक्ट किया था तो उसने सारा डेटा साउथ का दे दिया, बाकी उसको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं ज़रा नंबर्स पर, नंबर फिल्टर्स। इसमें हमारे पास बहुत सारा डेटा है, 1 3 4 ये सारे नंबर्स इसमें मौजूद हैं। अब हम यहाँ पे कोई एक नंबर वाला सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें ये चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ एक ही देना है कि हमें इसी का ही चाहिए, आप उससे ज़्यादा नंबर्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ। अब आप 1 भी रखना चाहती हैं, 3 नहीं रखना चाहती, 5 रखना चाहती हैं, 7 रखना चाहती हैं, 8 12 नहीं रखना चाहती, 15 नहीं रखना चाहती, 18 नहीं रखना चाहती, 12 नहीं रखना चाहती, 36 नहीं रखना चाहती, एंड 44 भी नहीं, 46 भी नहीं, 49 भी नहीं। बस जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है आप चाहते हैं कि वही रहे, तो ओके करेंगे। तो ये देखें ये वही नंबर्स यहाँ पे खड़े रहेंगे जो आपने सेलेक्ट किए हैं, बाकी सारे ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ भी ऐसे है, अगर आप टेक्स्ट फिल्टर में, तो यहाँ पे भी आप सिर्फ ये नहीं है कि एक को ही सिलेक्ट करो और वही शो हो, आप ज़्यादा को भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक्सेसरीज़ को सिलेक्ट किया और डेस्कटॉप को नहीं किया, लैपटॉप को नहीं किया, मोबाइल को नहीं किया, ये मैं 2 चाहती हूँ। आप 3 भी चाह सकते हैं, 4 भी चाह सकते हैं, जितना आप चाहें। तो इसको मैं करूँगी ओके। तो ये देखिए एक्सेसरी और टैबलेट्स सिर्फ 2 आई हैं। इस तरह आपको जितना चाहिए आप वो उतना रखें, बाकी आप ख़त्म कर सकते हैं फ़िल्टर से। अब है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना, डेटा को अरेंज करना। अब आप यहाँ पे जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे सॉर्ट टू A to Z, सॉर्ट टू Z to A एंड सॉर्ट बाय कलर, ये वाले ऑप्शन मिलेंगे कि आपको डेटा किस में सॉर्ट करवाना है। अब मैं इसको ही ले लेती हूँ, तो मैं यहाँ चाहती हूँ A to Z हो, तो A to Z जैसे करूँगी तो ये देखें ADL, ये A to Z डेटा हो जाएगा। लेकिन आप जिस कॉलम को भी चूज़ करेंगे सिर्फ उसी का ही होगा, बाकी इधर उधर है जो वो चेंज हो जाएगा। वो अब ये एक्सेसरी यहाँ थी, अब यहाँ आ गया, तो जाहिर सी बात है उसकी पूरी रो यहाँ आ जाएगी ना, तो ये तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सारे का सॉर्ट करके दो, सारे का सॉर्ट यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ उसी का होगा जिस कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर हम सोल्ड यूनिट्स में चलें तो यहाँ वो कह रहे हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, के आप स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट भी कर सकते हैं, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं। हम ज़रा स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट करें तो ये देखिए 1 3 4 5 7 9 8 9 12, तो ये इस तरह हो गया। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि ये चेंज हो गया क्योंकि हमने इसको किया है। अब इसके सामने तो और डेटा था ना, तो उसने इसको तो कर दिया लेकिन इसको चेंज कर दिया। डेट भी इसी तरह है, इसको आप सॉर्ट करेंगे ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट,
तो इसने भी 2022 2023 इस तरह तो कर दिया, लेकिन इसको चेंज कर दिया। तो इस तरह होता है सॉर्टिंग। फिल्टरिंग का मतलब होता है सिलेक्ट किए हुए डेटा को अपने पास रखना और अनवांटेड डेटा को खत्म करना, और सॉर्टिंग में डेटा की अरेंजमेंट करना। तो अब चलते हैं हम पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट पे। जैसे कि हमारे पास ये एक डेटा दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, हम पहले सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, उसके बाद इंसर्ट के टैब में आके आपने इसको पिवट टेबल कर देना है। ये न्यू वर्कशीट ये लाजमी आनी चाहिए। इसको सिलेक्ट कर लें एंड यहाँ पे ओके कर दें। उसके बाद आपके पास ये अब पिवट टेबल बन गया। यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ गए होंगे, रीजन, प्रोडक्ट, सेल्स पर्सन, यूनिट, ये वही हैं जो टेबल में थे, तो यहाँ पे वही आ गए हैं। नीचे आपको फिल्टर्स का पता होगा, कॉलम्स का पता होगा, रो एंड वैल्यूज का समेशन भी आप जानते हैं। तो ये पिवट टेबल काम कैसे करेगा, जो हमने काउंट करना है उसको जस्ट यहाँ पे आके ड्रैग कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये सेल्स पर्सन है, इसको ड्रैग करके यहाँ पे आ दिया रो में, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये सारे अहमद, अली, डेविड, फातिमा, जॉन, सारा 5% थे। टेबल बहुत बड़ा था लेकिन उसमें बार बार नेम रिपीट हो रहे थे, लेकिन उसमें थे 5 ही। उसके बाद हमने वैल्यूज को समीशन करवाना है, किसकी, सोल्ड यूनिट्स की, कि जो सेल्स पर्सन्स हैं उन्होंने कितने यूनिट्स सोल्ड करवाए उसकी हमें सम करके दें। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आके इसको ड्रैग कर देंगे। तो ये देखें ये सारा उसने हमें उसमें से सिलेक्ट करके टोटल बना के दे दिया। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान था, ऐसे ही हमने फार्मूलाज किए हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन वो फार्मूलाज भी ज़रूरी होते हैं। इसको ज़्यादातर हम बड़े डेटा के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे समीशन मुश्किल होती है। इसी तरह अगर हम ये प्रोडक्ट को ले लें, इसको ड्रैग करके हम कॉलम्स में डाल दें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसने हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग दे दिया, सबका उन्होंने टोटल करके यहाँ पे हमें दे दिया, इनका भी अलग अलग करके दे दिया एंड उन सबका टोटल भी हमें यहाँ पे करके दे दिया हर एक नाम का। तो कितना ही आसान था ये काम करना, जस्ट हमने इनको सिलेक्ट किया और उसने हमें सबका सम करके दे दिया, ना कोई फार्मूला लगाया ना कुछ किया, ऐसे आसानी से कर दिया। उसके बाद आते हैं पिवट चार्ट पे। पिवट चार्ट, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा पिवट चार्ट, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन नजर आएंगे, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, ये देखेंगे आगे जैसे जाते जाएंगे वैसे आते जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है हमें कि पिवट चार्ट, ये जो हमने पिवट टेबल बनाया है हम इसका पिवट चार्ट भी बना सकते हैं। हम सिलेक्ट कर लेते हैं इनमें से, इसी फर्स्ट को ही कर लेते हैं, ओके करेंगे तो ये देखें इसका टेबल भी हमारे पास यहाँ बन के आ गया है। एक्सेस को किससे शो किया हुआ है उसने, ये कलर से, तो हमें पता लग जाना चाहिए कि ये अगर है तो इसकी रेंज ये है, लेकिन जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो उसकी वैल्यू हमें ऐसे भी बता देता है कि लैपटॉप है और उसकी वैल्यू क्या है 12 तक, और है भी सारा। इसके और भी हमारे पास डिजाइन है, इनमें से भी हम चूज कर सकते हैं, ये देना चाहें, ये देना चाहें, कोई भी देना चाहें, मल्टीपल कलर्स देना चाहें तो ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेआउट्स भी है, इसकी हमने ये सिलेक्ट की हुई है तो ये देखेंगे। उसके बाद इसको करना चाहें तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, हमें नेम भी दे देंगे, उसके बाद हर एक ग्राफ की वैल्यू उसके साथ दी हुई होगी। ये वाला अगर करना चाहें तो ऐसे भी हो सकता है। एंड अगर हम चार्ट का टाइप चेंज करना चाहें, हम चाहते हैं कि कोई और हो, जैसे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करेंगे तो ये देखेंगे इस तरह से बन गया। एंड इसके लेआउट ये करें तो ये इस तरह से होगा। आगे भी है, इनमें से कोई देना चाहें, लाइन वाले देना चाहें तो ये देखें ये भी हो जाएंगे। मर्जी है हमारी, हम जिस तरह से भी अपना चार्ट को क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। तो ये कितना आसान थे पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है स्पार्क लाइन का टॉपिक। यहाँ जरा हम इंसर्ट में चलते हैं। यहाँ पे आपको एक ग्रुप नजर आ रहा होगा स्पार्क लाइन्स का। अब ये किस लिए यूज होती हैं, ये इसलिए यूज होती हैं कि अगर हमने हर एक सेल का अलग से चार्ट बनाना हो तो ये इसलिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ इसको ले लेते हैं एंड यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं, लेकिन वो हमें कह रहे हैं कि डेटा रेंज तो दो, चार्ट बनवाना है अलग, तो वो डेटा भी तो हमें चाहिए। तो जाहिर सी बात है हमने अहमद का ही सिलेक्ट करना है जहाँ तक है, ओके कर देंगे तो ये देखें ये बन गया। एंड इसको ड्रैग करके यहाँ तक कर देंगे, ये सब तो बन गया। ये लाइन अगर देना चाहें तो ये भी हो सकती है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा स्पार्क लाइन कलर का, तो हम इनकी कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसको जरा ओपन करेंगे और इसको सिलेक्ट करते हैं। कलर हम इसको देना चाहें अगर ये वाला, तो ये देखिए ये बिल्कुल हो गया ये वाला कलर। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मार्कर कलर का दिख रहा होगा, इसको जरा ओपन करते हैं।
जहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं आप उसको वो कलर करें। लेकिन यहाँ पे नहीं है, कोई भी नहीं होगा यहाँ पे कलर। हम नीचे चलते हैं। अगर आप यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हमें हाई पॉइंट को हाईलाइट करवाना है उसके ग्राफ को, तो हमें उसका एक कलर देना पड़ेगा। अब हम इसको ये वाला कलर दे देते हैं हाई पॉइंट। तो ये देखिए, अब इसमें से जहाँ जहाँ भी हाई पॉइंट है, ये भी हाई पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, ये भी, तो उसने उसका ये कलर कर दिया। उसके बाद आता है लो पॉइंट। अगर हम अब लो पॉइंट को हाईलाइट करवाना चाहते हैं ग्राफ में, तो हम वो भी एक कलर देंगे। यहाँ पे जाके फर्स्ट पॉइंट या लास्ट पॉइंट को भी अगर हम हाईलाइट करना चाहें तो उसको भी एक कलर देंगे। लास्ट पॉइंट पे जाके हम देते हैं ये वाला। तो ये देखिए, ये लास्ट पॉइंट है, इसका भी ये लास्ट पॉइंट है, तो इसने इसको कर दिया। तो इस तरह से हम स्पार्क लाइंस को यूज करते हैं। तो ये था हमारा MS एक्सेल का कोर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हर एक चीज मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक समझाई है। हर एक फार्मूले को डिटेल से समझाया है, हर एक चीज को कैलकुलेट करके दिखाया है, फार्मूलाज को किस तरह लिखा जाता है, उनकी शॉर्टकट कीज क्या है, ये सारी चीजें हमने इस कोर्स में कवर की हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोर्स के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दें। हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोर्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।